प्रेरणादायक अभूतपूर्व नेतृत्व नीति से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत। 5G, UPI, AI, भारत नेट जैसी सेवाएं गति दे रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास को गति। मोबाइल व रक्षा उपकरण निर्माण कर हो रहा आत्मनिर्भर भारत। अब विश्व में एक्सपोर्ट करता है भारत। स्वरोजगार उद्यमिता से बन रहा है सशक्त राष्ट्र। अनेकों जनहितैषी योजनाएं बांध रही हैं पुल ग्रामीण आमजन और आर्थिक विकास के बीच। विकास के अमृत काल में मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था। मोदी जी बना रहे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत का अमृत काल। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 21 श्री इमरान मसूद बोलना है पेपर लगा हरीश चंद मीणा माननीय मंत्री जी सभा पटल पर रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है
विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे, हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है, कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रुर्बन के अंदर में बेचना भी स्वीकृत किया गया नेटवर्क
श्री आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं हरं श्री आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं हरं श्री आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं हरं श्री आदिनाथाय नमः। प्रेरणादायक अभूतपूर्व नेतृत्व नीति से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत। 5G, UPI, AI, भारत नेट जैसी सेवाएं गति दे रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास को गति। मोबाइल व रक्षा उपकरण निर्माण कर हो रहा आत्मनिर्भर भारत अब विश्व में एक्सपोर्ट करता है भारत। स्वरोजगार उद्यमिता से बन रहा है सशक्त राष्ट्र। अनेकों जन हितैषी योजनाएं बांध रही हैं पुल ग्रामीण आमजन और आर्थिक विकास के बीच। विकास के अमृतकाल में मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था। मोदी जी बना रहे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत का अमृतकाल। मुझे तराशने में पुरुषों महिलाओं का बराबर योगदान है। आपकी जानकारी के लिए 398 सदस्यों वाली सभा में 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थीं। इन्हीं कुछ प्रगतिशील और बुलंद आवाजों में एक थी राजकुमारी अमृत कौर। यूं तो आजाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं, मसलन नागरिकों से जुड़े स्वास्थ्य की। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कई बड़े सुधारों से राजकुमारी अमृत कौर का नाम जुड़ा है। अमृत कौर संविधान सभा की सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थीं। सभा में ये सेंट्रल प्रोविंस और बेरार की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं। राजकुमारी अमृत कौर आजाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी। लगातार 10 सालों तक इस पद पर बनी रहीं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी। देश के सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक एम्स की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, जर्मनी और अमेरिका तक से फंडिंग का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, शिमला में अपना पैतृक मकान भी उन्होंने एम्स को दान कर दिया। इंसान ही नहीं, संविधान सभा में उन्होंने निरीह पशुओं के जीवन के मौलिक अधिकारों की आवाज भी बुलंद की। गायों के जीवन की रक्षा को लेकर तो उन्होंने यहां तक कहा कि इस मसले को नीति निदेशक तत्वों के बजाय मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। ऐसी ही थी संवेदना और करुणा से भरी राजकुमारी अमृत कौर। अगली बार आपसे बात करेंगे एक और ऐसे ही संविधान निर्माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश। मैं हूं कृति मिश्रा। प्राक्कलन समिति लोकसभा की वित्तीय समिति है। स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। संसद और राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों यानी यूटीज की विधानसभाओं की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र विधान भवन मुंबई में संपन्न हुआ। ये सम्मेलन संसद की प्राक्कलन समिति की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती। अतः संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा
नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्य करती हैं तथा अपने प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित समितियां हैं जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार 23 जून 2025 को मुंबई, महाराष्ट्र में संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। प्राक्कलन समिति के साथियों की भूमिका, उद्देश्यों और स्मारिका में सम्मिलित करते हुए हीरक जयंती पर स्मारिका का विमोचन करने का संकल्प लिया गया और आज वह स्मारिका हमारे बीच में उपस्थित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शासन में जवाबदेही और नवाचार पर जोर देते हुए कहा कि संसदीय समितियां चाहे वे केंद्र में हो या राज्यों में सरकार के विरोध में नहीं बल्कि सहायक और सुधारात्मक साधन के रूप में कार्य करती हैं जो रचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से शोध की गई सिफारिशें पेश करके और कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करके ये समितियां पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी शासन में योगदान देती हैं। कि जब हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया था तब बाबा साहब ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र जब होगा जब उसमें काम करने वाले लोग ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर संसदीय समितियों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। इसलिए चाहे राज्य की संसदीय समिति हो, चाहे लोकसभा की संसदीय समिति हो, ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, क्योंकि संसद के अंदर नीतियों, कार्यक्रमों के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होती है। इसलिए संसदीय समितियां सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और नीति कार्यक्रम योजनाओं में जो धन खर्च किया गया है वो धन जिसके लिए नियोजित किया था उस मद में खर्च हुआ नहीं हुआ उसकी निगरानी करती है, प्रशासन साधन में सुधारता, पारदर्शिता लाती है, जवाबदेही लाती है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को बनाए रखने का आग्रह किया, जिससे समितियों की संसदीय लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में भूमिका को मजबूत किया जा सके। वित्त निगरानी और वित्त निगरानी के साथ बजट की समीक्षा, बजट अनुमानों की समीक्षा, शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और धन के ठीक से उपयोग और खर्च के धन से सामाजिक आर्थिक कल्याण की समीक्षा प्राक्कलन समिति करती है। और इसीलिए प्राक्कलन समिति के प्रयासों से सरकारी धन के अपव्यय को रोका गया, शासन में कुशलता, पारदर्शिता लाई, शासन में जवाबदेही लाए और कई बड़े निर्णय फैसले जिन फैसलों के माध्यम से सरकारी कार्यकुशलता को कैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाया जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निर्णय इस प्राक्कलन समिति में हुए। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 6 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें आकलन समितियों को मजबूत करने के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने समापन भाषण दिया। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसद की प्राक्कलन समिति के सभापति
संजय जायसवाल ने भी अपने विचार रखे। इस सम्मेलन में हुई चर्चाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि सुशासन के लिए थॉटफुल, इफिशिएंट एंड इक्विटेबल स्पेंडिंग की जरूरत होती है। पाई पाई का हिसाब और खास तौर से सार्वजनिक पैसे का हिसाब रहे, यह दायित्व इस कमेटी का महत्वपूर्ण है। विश्वास है इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर एस्टिमेट्स कमिटीज को मिलकर म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में विकास के पथ पर हम देश को आगे ले जाने की भावना के साथ काम करेंगे। यह सम्मेलन आने वाले वर्षों में इस संस्था को मजबूत बनाने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, ताकि प्रत्येक नीतिगत निर्णय और बजट में आवंटित हर रुपये का अधिकतम उपयोग हो सके। Over the past 75 years, the Estimates Committee has evolved into the formidable instrument of oversight, guiding the efficient allocation of public funds, reviewing performance and recommending improvements across ministries and departments. The check on the public funding has been well controlled by this committee. In a democratic setup, the consensus-driven, non-partisan nature of Estimates Committee gives them moral strength. Their constructive and fearless analysis has improved decision-making and reinforced the public trust in our institutions. So your efficient way of functioning has strengthened the democracy of our country. As the government spending continues to expand in both scale and complexity, the committee's role will only become more crucial and challenging. यह गर्व की बात है कि प्राक्कलन समिति ने 17वीं लोकसभा के अंत तक 1033 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें मूल और कार्रवाई दोनों शामिल हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया। कार्यपालिका को निरंतर उत्तरदायी बनाकर समिति ने सरकारी वित्त के प्रबंधन में उत्तरदायित्व और विवेक की भावना उत्पन्न की है। प्राक्कलनों और व्यय की इसकी कठोर जांच से सरकारी कार्यों में कई सुधार और अनुकूलन हुए हैं, जिससे अंततः भारत के नागरिकों को लाभ हुआ। प्राक्कलन समिति का सबसे सराहनीय पहलू इसकी सर्वसम्मति की परंपरा है। इसके प्रतिवेदन सर्वसम्मत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो इसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। यह सर्वसम्मति सुनिश्चित करती है कि समिति के सुझावों का न केवल सम्मान किया जाता है, बल्कि सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रायः उन्हें लागू भी किया जाता है। प्राक्कलन समिति लोकसभा के एक प्रमुख वित्तीय समिति है। प्राक्कलन समिति जैसी समितियों का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का एक बड़ा प्रभावी उपकरण है, किंतु इसमें यह ध्यान रखना होगा कि विधायिका का नियंत्रण का ही अर्थ है, जैसे कि प्रभाव डालना, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं, सलाह देना, आदेश देना नहीं, आलोचना करना, अविरोध पैदा करना नहीं, समीक्षा करना, पहल नहीं, जवाबदेही रखना, पूर्वानुमति नहीं। समिति प्रणाली के कार्य के इसी मूल आधार को यदि हम चर्चा करके और सुदृढ़ बना सके, तो यह संगोष्ठी अपनी सार्थकता और प्राप्त कर सकेगी। ये सम्मेलन, जो आकलन समिति की यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वित्तीय निगरानी और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा के लिए बुलाया गया। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।
समितियों में रहा। समितियों में ये परंपरा मैंने देखी है कि बिल्कुल हम दलों से, निजी हितों से, निजी विचारों से ऊपर उठकर देश के हित की बात करते हैं। जब संसद में इस तरह का माहौल हो, हमारी खास तौर से जो 25-30 वर्षों से लगातार हम देश में देख रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा 67 वगैरह के बाद से ये चीज़ें बढ़ी और देश की विधानसभाओं में, तब इन कमेटियों की उपयोगिता सबसे प्रासंगिक है। और मैंने खुद पाया है, कभी इस कमेटियों पर बात होगी तो मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा। डिफेंस कमेटी में क्या देश की स्थिति हम लोगों ने देखी थी और कहाँ आज मुल्क खड़ा है। 4 वर्ष में ही क्या मेरा अनुभव रहा, कैसे टर्न अराउंड हुआ चीज़ों का, जिसमें सभी उसको मानते थे। लेकिन हाल के वर्षों में कमेटियों में भी 2 तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है जो चिंताजनक है। कमेटियों में उसकी बैठक में शरीक होने के पहले एक आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो संसदीय परंपरा और नियम है उसका खुद आप स्व अनुपालन करेंगे, यानी मीडिया में नहीं जाना। उसके पीछे कुछ वजहें हैं। दूसरा कि क्या मुद्दे आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप बाहर न करें। पर अब ये प्रचलन समितियों में भी बढ़ गया और मैं डिफेंस कमेटी में सदस्य था और हमारे चेयरमैन होते थे खंडूरी जी। खंडूरी जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के रूप में भी मैंने उन्हें देखा, चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी ख्याति सुनी है। और वाजपेयी जी के समय में किस तरह से उन्होंने जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये देश में जो सड़कें बनी उसकी बुनियाद डाली, तो उनसे समझा और बहुत सीखा। उनको देश के एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक मुद्दे उठाने के लिए पत्र लिखा। उस दिन कमेटी की बैठक थी, डिफेंस कमेटी में देश के बड़े महत्वपूर्ण लोग थे, उसमें एक्स प्रधानमंत्री भी थे और बड़े सीनियर संसद देश के मंत्री रहे लोग थे। तो किसी बड़े सीनियर व्यक्ति ने उनको पत्र लिखा और आने के एक दिन पहले उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया कि मैं उस मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ, बिना अपना नाम दिए। मैंने उनका रुख उस दिन देखा और बहुत कुछ सीखा। जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रेस में पहले ऑलरेडी चले गए, उसको बता दिया है आपने। उन्होंने अपने बचाव में बहुत कुछ कहने की कोशिश की कि मैंने नहीं किया, पर ये चीज़ें परिलक्षित हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति अब कमेटियों में आ रही है। दूसरी प्रवृत्ति कि हम जब जानते हैं कि ये मिनी पार्लियामेंट्स हैं और हम अपने दलगत विचारों, निजी विचारों से ऊपर उठकर देश के सभाओं के जो अध्यक्ष लगभग आए, 23 से अधिक लोग आए और लगभग 109 प्रतिनिधि मुंबई आए और इतनी अच्छी व्यवस्था रही, उसमें 2 दिनों तक इस पर खुलकर चर्चा हुई। इस बात के महत्व को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पुनः कहना चाहूँगा कि आजकल संसद या विधानसभाओं के बारे में धारणा ये बनती है कि वहाँ शोरगुल और हंगामा होता है, तो उन सबसे अलग यहाँ पर खुलकर चर्चा हुई सबने की, ये एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आज़ादी का अमृतकाल है और पहली बार ये बहुत महत्व की बात है कृति जी कि हमारे देश ने सपना देखना एक शुरू किया कि आज़ादी का जब 100 वर्ष होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे। इसके पहले इस देश ने सपना देखना नहीं शुरू किया। हमारा पड़ोस का देश जो आज हमारी इकॉनमी से बढ़कर 5 गुना हो गया, वो 80 तक कई चीज़ों में हमसे पीछे था, पर हमारे नेताओं ने, देश के बड़े बड़े नेता हुए, कहीं कोई कमी रह गई कि उन्होंने देश को एक सपना नहीं दिया कि 2047 में हमें कहाँ पहुँचना है। उस मुल्क ने 1948-50 के दौरान जब अपनी नियति बदलकर नई यात्रा शुरू की, तभी उसने 100 वर्ष का डॉक्यूमेंट बनाया था। हम कहीं चूक गए, तो जो हम 80 या 77 के बाद चूकते गए, और आज जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 वर्ष हम पीछे हो गए, बिल्कुल सही है। पर इन 50 वर्षों के पीछे रहने के दौर को जिस तेजी से 14 के बाद हम लगातार तेजी से यात्रा करके उसको हम पाट रहे हैं, ये उल्लेखनीय है। दूसरी चीज कि पहली बार 14 के बाद इस अमृत काल में 75 वर्ष होने के बाद हमने सपना पाला कि हमें 2047 में पहुंचना कहाँ है, हमें विकसित भारत बनना है। तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति कि 2011 में फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थी। चौथी, ये इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस देश की कि आज हम चौथी इकोनॉमिक पावर बन गए और तीसरी बनने की ओर हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जब दुनिया में आज का पैरामीटर ये हो गया है कृति जी कि आर्थिक ताकत अगर आपको है तभी आपकी पहचान दुनिया में है।
ये हमारे देश के लोगों को और हमारे राज्यों को कम से कम अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि राजनीति, देश मजबूत होगा तब हमारी राजनीति है। ये इस देश के प्रधानमंत्री ने अद्भुत सपना दिया कि देश के व्यक्ति का सपना आज हो गया, पर वो सपना कैसे पूरा हो, इसके लिए ऐसी कमेटियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, और खासतौर से प्राक्कलन समिति की, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब हमारा आज़ादी के बाद देखें, शायद पहला बजट 197 करोड़ यानी 200 करोड़ के आसपास का था, तब हमारे मनीषियों ने, मावलंकर साहब ने या मथाई वैसे लोगों ने सोचा कि पब्लिक खर्च का एक एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी और हिसाब कैसे हो। तब प्राक्कलन समिति की अवधारणा या विचार उनके दिमाग में आया। वो प्राक्कलन समिति आज जब 50 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं कीर्ति जी, तो उसका महत्व हम समझ सकते हैं। गांधी जी ने 15 अगस्त शायद 1927 या 25 को सार्वजनिक धन क्या होता है उसके बारे में एक एडिटोरियल इंडियन में लिखा था। उसमें लिखा था कि कितना उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, कितना वो पावन और पवित्र चीज़ है कि जनता का पैसा है। हमारे जनता से हम टैक्स लेते हैं देश को बनाने के लिए, ये बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, पर उस टैक्स के पैसे का उपयोग कैसे हो, एक एक पैसे की उपयोगिता और किस विभाग ने एस्टिमेट जो बनाया वो कितना सही है, कितना उसका अनुपालन उसके तहत हो रहा है, ये देखने और जांचने काम तो एस्टिमेट कमेटी ही करती है। तो इस परिवेश में जब आपका खर्च 50 लाख करोड़ हो रहा है, धन का सदुपयोग अच्छी तरह हो रहा है या नहीं, यह दायित्व तो हमारी एस्टिमेट कमेटियां और खासतौर राज्यों की कमेटियां बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। और जब हम एक इकोनॉमिक पावर बनने की ओर हैं, तब इन कमेटियों की भूमिका आप खुद स्वतः समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर, इस पृष्ठभूमि में एस्टिमेट कमेटी की बैठक हुई, इसलिए इसकी प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। दूसरी चीज जो कल मैंने यहां भी उल्लेख किया, चाणक्य ने हमारे कहा, चाणक्य का क्यों मैं नाम लेता हूं बार बार, एक व्यक्ति जिसने वो साम्राज्य खड़ा किया भारत में तब, आज से कई हजार वर्ष पहले, जहां इतना बड़ा साम्राज्य फिर भारत बना नहीं सका, इतना ताकतवर साम्राज्य। और जब देश आर्थिक रूप से ताकतवर होगा तभी धर्म, अर्थ, दर्शन या हमारे यहाँ जो हमारे संस्कृति में अवधारणा है कि पूरी तरह सम्यक जो मोक्ष की कल्पना की गई है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, बिना धर्म धन के नहीं हो सकता। जब 1977 में चीन ने रास्ता बदला और कहा कि इट मैटर्स हार्डली वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट टिल इट कैचेज माइस, यानी व्यवस्था आपको संपन्न नहीं बना सके तो कौन सी व्यवस्था है, इस पर हम बहुत बहस न करें। दूसरी बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, 77 तक इसी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम चीन से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और फिर हमने सिद्ध किया इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, सिवाय एक ही शर्त है कि सब मिलकर इस सपने के अनुसार हम साथ चलें। हम आज जो काम कर रहे हैं, तब चाणक्य ने कहा था कोष मूलो दंड, यानी राजस्व ही प्रशासन की रीढ़ है, रेवेन्यू इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, ये इनकम टैक्स का एक बड़ा हमारा स्लोगन भी है। तो एस्टिमेट कमेटी हमारी उन चीज़ों पे काम करती है कि ये जो एक एक पैसे पाई खर्च हो रहा है, जो एस्टिमेट कमेटी का फंक्शन आप जानती हैं, मंत्रालयों के द्वारा चाहे केंद्र में हो या यहाँ पैसे मांगा जाता है, कहाँ वो खर्च हो रहा है, उसका उपयोग सदुपयोग कैसे हो रहा है, ये देखने का, मॉनिटरिंग का काम ये कमेटी कर सकती है। तो पाई का खर्च बेहतर तरीके से हो, एक एक पैसे का सदुपयोग हो, क्योंकि हमारे यहाँ आज देखिए आबादी हमारी 145 करोड़ है, संसाधन कम हैं और बहुत सारी हमारे पास काम करने की चीज़ें हैं, उनकी सूची लंबी है। तो वो एक एक पैसा जुडिशियली खर्च हो, ये देखने का काम, एलोकेटेड बजट का उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम तो हमारी प्राक्कलन समितियां ही करेंगी। ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि कल आपने सुना 1100 से अधिक रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने किया और इसमें लगभग 21,000 से अधिक रिकमेंडेशंस माने गए। इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट बनता है और मूल चीज आज क्या है, 60% राजस्व आपका केंद्र वसूलता है और खर्च राज्य करते हैं। मूल चीज ये है कि राज्यों का फिजिकल प्रूडेंस सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, क्योंकि 60% पैसा वो खर्च करते हैं वेलफेयर स्कीम्स पर, और राज्यों की भूमिका है कि वो राज्य को तेजी से आगे ले जा सकते हैं।
तो उसके मॉनिटरिंग का काम राज्य की जो ये इस तरह की एस्टिमेट कमेटियाँ वही कर सकती हैं। तो राज्यों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है। और देश का बजट भी तो वैसे ही है जो मैं महसूस करता हूँ जैसे घर का बजट है हमारे पास। घर में हमारी आमद क्या है उसी के अनुसार खर्च है। और अगर हम कर्ज लेते हैं अपने विकास के लिए, क्योंकि यह सही है कि बिना कर्ज के आप विकास भी नहीं कर सकते, तो कर्ज उतना ही लेते हैं जो हम रीपे कर सके। वो कर्ज नहीं ले सकते जिससे हमारा घर, हमारी संपत्ति सब कुछ गिरवी हो जाए। यानी जो फ्रीबीज की प्रवृत्ति चल पड़ी है उसका बजट हमें कितनी इजाज़त देता है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमारी एक निगाह रहनी चाहिए। हमारी यहाँ बड़ी मशहूर लोकोक्ति है कि हम पाँव उतना ही पसारें जितना हमारी चादर है। और मैंने जैसा कहा 1925 में गांधी जी ने कहा था कि अगर पब्लिक, मान लीजिए जो राजनेता है उनको तो सजग रहना ही है, उनका तो दायित्व है, उसके लिए राज्य उनको पे करता है। अगर मैं आज सांसद हूँ तो हमारी सारी सुविधाओं का पेमेंट हमारी सरकार कर रही है, उसके लिए मॉरल मेरा कमिटमेंट है ये करना। पर हमारी जो जनता है उस पर भी गांधी जी ने कहा कि अगर इनेरिटा उनमें होगा, यानी जनता लापरवाह भी हो जाए, अगर सजग चौकसी न रखे, वो प्रहर अगर चौकीदार के रूप में काम नहीं करेगी तो ये सही नहीं होगा। एस्टिमेट कमेटियां जब इस तरह काम करेंगी नए सिरे से तो जनता भी सजग होगी, मैं ये मानता हूँ। और आज टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आपने देखा कि टेक्नोलॉजी से कैसे सीधे पैसे लोगों तक पहुँचते हैं। अभी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेहतर उपयोग हो सकता है एस्टिमेट कमेटी के लिए, आज हमारी मान लीजिए अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, रिकन्सिलिएशन में, किसी रिपोर्ट को समझना है तो तुरंत उसके एनालिसिस में, इन चीज़ों से बहुत मुझे लगता है कि मदद मिलेगी। हम इन चीज़ों को जानें और इनसे लाभ लेकर कैसे हम एस्टिमेट कमिटीज़ को और बेहतर बना सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैंने लास्ट में दो चीज़ें और कही थी कल संबोधित करते हुए अपने उसमें मुख्य भाषण में, कि हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी ने, जिन्होंने ये अवधारणा उस वक्त दी कि कैसे एस्टिमेट कमेटियां बने या अन्य कमेटियां बने, उस वक्त उन्होंने 1954 में 20 नवंबर को एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्षों का पहला सम्मेलन हुआ। उसमें जो कहा था, द वन फंडामेंटल फैक्ट टू विच आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन इज दैट द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल एज वेल एज अदर कमिटीज आर नॉट इन एनी सेंस ऑन द टर्म अपोनेंट्स। यानी वो एक दूसरे को विरोधी नहीं है, चाहे ये कमिटी हो या वो कमिटी। दे आर एंड हैव टू बी कंसीव्ड एज कलीग्स फॉर एडवांसिंग द कॉमन एम। उनके समान मकसद है कि हम कैसे देश को आगे ले जा सकें। और आपने सुना कि हम 20,000 से अधिक अगर हमारे कमिटियों के दिए गए सुझाव सरकार ने अपनाया तो ये बड़ी प्रगति है। हम इस तरह और चीज़ों को बेहतर कर सके, इसके लिए इस बार जो 2 दिन का सम्मेलन हुआ उसमें हम कैसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं, हम किस तरह से क्योंकि आप ये समझते हैं कि अब जिस तरह के खर्चे हो रहे हैं उसमें और हमें विशेषज्ञों को भी बुलाकर उनसे समझने की ज़रूरत है। तो विशेषज्ञों से हम परामर्श करें, टेक्नोलॉजी की मदद लें, इस पर भी इस बार हम लोगों ने चर्चा की। और उसी फर्स्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई ने 51 के बजट में कहा था इसी के बारे में कि providing essential guidance to the executive and serving as a deterrent to extravagance in public expenditure। यानी जो अपव्यय या फिजूल खर्ची कहीं होती है तो उसको रोक पाने का दायित्व इन कमेटियों का है। इन कमेटियों का महत्व आप समझ सकती हैं कितना महत्वपूर्ण है, और यही चीज़ हमने कल इसका उल्लेख किया। सर, चलते चलते आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत जल्द हम शायद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसे में फाइनेंशियल ओवरसाइट कमेटी जैसे कि प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी या फिर पीएसी का महत्व आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार बड़े सपने लेकर, बड़ी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन ग्राउंड पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहाँ क्या अवरोध होते हैं वो राज्यों से सूचनाएं प्राप्त करना या केंद्र स्तर पर जो योजनाएं हैं उनको देखना, ये काम तो इन कमेटियों का ही। अब जैसे मैंने कल 2 उदाहरण और दिए थे। पहला मैंने कहा कि भाई हमें ये देखना चाहिए कि लगभग हमारी ऐसी व्यवस्था है केंद्र से कि जो फाइनेंस का डिवोल्यूशन होता है उसमें कई राज्यों को अपना मैचिंग ग्रांट देना पड़ता है, तब वो अपना उस पैसे का उपयोग कर पाते हैं। तो केंद्र से पैसा आ जाता है पर कई बार उपयोग नहीं कर पाते। तो इसमें मैंने 2 बातें कही थी कि आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों राज्य सरकारों ने भी अपना बजट बहुत
हर राज्य सरकार ने पेश किया, केंद्र ने भी किया, उस पर बड़ी बहस हुई विधानसभाओं से लेकर के उसमें। लेकिन मैंने उल्लेख किया कि कई बार आप देखें तो कई राज्यों के बजट से ऐसा होता है कि शुरुआती बजट एस्टिमेट में और साल के अंत में जो एक्चुअल स्पेंडिंग है, यानी जो बजट एस्टिमेट है और एक्चुअल स्पेंडिंग है, उसमें फर्क होता है, तो गैप रह जाता है, यानी पूरा फंड इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसका एक कारण तो यह होता है कि रेवेन्यू जो राज्य को खुद कलेक्ट करना है वो नहीं कर पाते, इसलिए केंद्र से जो फंड डिवॉल्व होकर के आता है वो मैचिंग ग्रांट नहीं होने के कारण उनके पास आकर पड़ा रहता है, वो खर्च नहीं कर पाते। 2015-16 से 22-23 के बीच राज्यों ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन एस्टिमेट्स और फाइनल कलेक्शन में 11% कमी का सामना किया और कुछ राज्यों के लिए कमी 21% तक थी। तो यह राज्य विधानसभाओं की एस्टिमेट कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कीर्ति जी कि इस पर ध्यान दें कि राज्य का रेवेन्यू कलेक्शन कम न हो। कई राज्य शिकायत करते हैं और आपने संसद टीवी में देखा होगा कि हमारे राज्य को कम पैसा मिला, हमें पूरा केंद्र धन नहीं दे रहा, पर फैक्ट क्या है उसके पीछे। इस वर्ष भी संसद के बजट सत्र में कई पार्टी के माननीय सदस्यों ने यही बात रखी कि इसमें केंद्र से राज्यों को फंड नहीं मिल रहा या भेदभाव हो रहा। इसका उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने डेटा के साथ बताया कि अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में राज्यों के पास 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अनस्पेंट बैलेंस है। 1 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने राज्यों को याद दिलाया कि इन फंड्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये महत्वपूर्ण चीजों पर हम चर्चा करें दलगत भावना से ऊपर उठकर। आज देश के लिए जरूरत है, क्योंकि हमने सपना पाल रखा है कि हमें 47 तक एक विकसित देश बनना है और विकसित राज्य भी हमारे बनने हैं। जब यह देश विकसित होगा तभी हम अपने सारी चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। जो कहते हैं जो भी हमारी चुनौतियां हैं आर्थिक या सामाजिक, बिना धन के प्राप्त किए, बिना आर्थिक रूप से विकसित हुए हो नहीं सकता। इसलिए इस समान सपने में हम सब साथ खड़े हो सकें, इसमें इस तरह की कमेटियों की और ख़ास तौर से इसकी एस्टिमेट कमेटी की बहुत निर्णायक भूमिका मैं देखता हूं और ये सम्मेलन इस रूप में बहुत ही मैं सफल मानता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। Parliament Library. Parliament Library is one of the finest and richest repositories in the country. The total collection of the Parliament Library is about 19 lakh documents consisting of 3,35,200 books, including 40,000 regional and 1,000 rare books. Members Reading Room G061. Members Assistance Counter to get the desired documents or information. Display of Lok Sabha or Rajya Sabha publications. Leading newspapers in English, Hindi and regional languages. Collage showing the golden moments of Parliament Library since its setup in 1921. Collage containing emblems of princely states. Smart Zone. Services of Maxter are also available here. Dedicated book corners with the books written by sitting members. Books on and by Dr. B.R. Ambedkar, Professor Ramdhari Singh and high dignitaries. Specialized collections. Gandhiana. More than 4,137 books are stacked in room number G048. Nehruana. More than 1,000 books are stacked in room number G050. Original calligraphed Constitution of India kept in 2 nitrogen gas-filled glass receptacles in a separate room. Members Circulation Counter. Members can get the books and other documents issued or returned from the circulation counter situated in G045. Members can give suggestions for purchasing of new books or periodicals through the prescribed form available at the circulation counter. New additions to the Parliament Library are displayed near the circulation counter. Services for visually impaired users. The devices for visually impaired are installed near the circulation counter. These technology devices enable the visually impaired users to access the information more independently.
Other facilities: delivery of books at members' residences in the NCR, bibliographies on special interests of members, free reprography and typing facilities. Members can send online request or suggestion regarding books and other documents through members portal. Members lounge set up at room number G052. Maxter, online access to more than 8,500 magazines and newspapers. JSTOR, online access to more than 12 million journal articles of archival value. E-legal databases. Various e-resources of the library are available online under the icon Knowledge Center. https://sansad.in/ls/library/about. Online library catalog is available on eGranthalaya. Reaching out to members through regular SMS services. Information published in the Lok Sabha and Rajya Sabha Bulletin Part 2 during session, members portal and the TV scrolls on Sansad TV. Members reading room G7. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नमस्कार। पप्पू जी सुन लीजिए, माननीय पप्पू जी सुन लीजिए, अभय जी सुन लीजिए, अभय जी महत्वपूर्ण सूचना है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 2 श्री रामनाथ ठाकुर। आइटम नंबर 2। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं।
आइटम नंबर 3 श्री बांडी संजय कुमार जी। की पुरुषित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नित्यानंद जी के नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभापति में रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री एसपी सिंह बघेल। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 25 जुलाई को होने वाली लोकसभा की कार्रवाई में पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री बांडी संजय कुमार जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभापति में रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समग्र ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 सेक्रेटरी जनरल। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st July 2025, agreed without any amendment to the bills of leading bill 2025 as passed by both houses. आइटम नंबर 8 महासचिव। Sir, I lay on the table the following 10 bills passed by the Houses of Parliament during the 4th session of the 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 3rd February 2025. 1. The Appropriation Bill 2025. 2. The Appropriation Number 2 Bill 2025. 3. The Manipur Appropriation Bill 2025. 4. The Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025. 5. The Finance Bill 2025. 6. The Appropriation Number 3 Bill 2025. 7. The Railways Amendment Bill 2025. 8. The Disaster Management Amendment Bill 2025. 9. The Banking Laws Amendment Bill 2025. And 10. The Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 6 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2025. 2. The Tribhuvan Sahakari University Bill 2025. 3. The Boilers Bill 2025. 4. The Immigration and Foreigners Bill 2025. 5. The Waqf Amendment Bill 2025. And 6. The Musalman Waqf Repeal Bill 2025. आइटम नंबर 9 श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी। Sir, I rise to present the 5th report, Hindi and English versions on the subject, Regional Rapid Transit System and role of NCRTC of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. आइटम नंबर 10 श्री सप्तागिरी उलाका जी। श्री सप्तागिरी उलाका जी। 10th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 4 के साथ प्रयुक्त धारा 3 की उपधारा 3 के खंड जा के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश है उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत रूप से नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी अधिक हो, भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 60 की धारा 2 के खंड ग के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अपने सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी, ऑल द रिस्पेक्टिव लीडर। कल आपने एक विषय उठाया था, कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पर डिस्कशन हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा। और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप, एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपको, अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय पे जिसमें आप रूल्स के तहत अनुमति देंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट में जाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी विषय रूल के अंतर्गत, जो भी विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे देखा है, इस विषय को भी आप ले आइए। और सरकार हर विषय पे न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं आग्रह करूंगा, ये सदन आपका है, ये सदन देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जनता की अपेक्षाएं आपसे कुछ हैं। आप अभय जी, इस सदन में आप आए हैं, 0 आवर में इतने लोगों के बैलेट आए हैं, आपके 0 आवर के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चन आवर के सवाल हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सदन को 0 आवर में चलने दें, सदन को 0 आवर चलने दें। मैं सदन चलाना चाहता हूं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं सदन को चलाना चाहता हूं। काइंडली यू कोऑपरेट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, काइंडली यू वैकेट दिस बिल and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय, आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल, रिजोल्यूशंस
in the form accordance with the law, और वो that will be considered by your business advisory committee। और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी, आपको क्या चिंता नहीं। ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते, आप क्या संदेश देना चाहते। इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आपसे आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें, आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भाग्यशाली हूँ कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहाँ रह करके भारत की आन बान शान को बढ़ाया है। Prime Minister Modi is the boss. अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। आपके इस प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। A friend in need is friend indeed. दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज दुनिया की नजर भारत पर है। आज दुनिया जानना चाहती है व्हाट इंडिया थिंक टुडे।
भारत को वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पर ले आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वसुधैव कुटुंबकम। 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई विदेश नीति के साथ शुरू हुआ एक निर्णायक सफर नए भारत की ओर। आज दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है विश्व बंधु भारत। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति ने एक नया आकार लिया है, जो है स्पष्ट, संतुलित और सबसे पहले भारत के हितों का संरक्षण करने वाली। इस नई विदेश नीति से भारत को मिली है एक नई वैश्विक पहचान। सबका साथ सबका विकास का मंत्र अब वैश्विक मंचों पर भी गूंजने लगा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट विदेश नीति को पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीतियों के साथ और भी सशक्त बना दिया है। तभी तो कोविड की चुनौती हो या किसी देश की जरूरत, भारत हमेशा विश्व बंधु यानी दुनिया का एक भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने बिना शर्त 100 से ज्यादा देशों को बिना इंतजार किए मदद पहुंचाई। तुर्की में भूकंप की आपदा हो या नेपाल जैसे देशों में भूकंप पीड़ितों की मदद की पुकार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे विश्व नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो या फिर इजराइल हमास युद्ध पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाने की बात, विश्व बंधु भारत ने संकट की स्थितियों में विश्व मानवता की सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ हो या फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इनके जैसे सभी नए इनिशिएटिव्स ने विश्व बंधु भारत को वर्ल्ड क्लाइमेट वॉरियर बनाकर उभारा है। ग्लोबल साउथ के देशों का स्वाभाविक नेतृत्व कर रहे भारत ने G20 जैसे शीर्ष मंचों पर गरीब और विकासशील देशों की आवाज को एक नई ताकत दी है और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मूल मंत्र को दुनिया के सामने रखा है। आज दुनिया भारत को व्यापार, तकनीक और भरोसे का केंद्र मानती है। G7 हो, FATF हो या फिर UNSC, हर शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भागीदारी अब निर्णायक है। डिजिटल डिप्लोमेसी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक विश्व बंधु भारत का गहरा असर अब हर दिशा में साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सिर्फ रणनीति नहीं है, ये है आत्मनिर्भर भारत की आत्मविश्वास भरी आवाज। भारत अब अपनी शक्ति स्वयं है, दुनिया अब भारत को सुनती है। In nearly 2 decades of service, Shukla flew aircrafts that defined Indian aviation might. Su-30 MKIs, MiG-21s, Jaguars and more. Clocking over 2,000 flight hours, his discipline, skill and sharp intellect made him a natural candidate for India's ambitious space program, Gaganyaan. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. Flying was my dream, becoming an astronaut my destiny. Powerful words. Only a few can claim to have lived such a dream as Group Captain Shubhanshu Shukla. But those dreams were accompanied by the wishes and prayers of over 1 billion Indians. Group Captain Shukla was not alone on that mission. It featured 4 astronauts from 4 different countries. Let us know a bit more about them. Mission Akash Ganga or XCM-4 was led by veteran NASA astronaut Peggy Whitson. Alongside her, Slavoj Uznansky of Poland, Tibor Kapu of Hungary, and of course, India's Shubhanshu Shukla. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. You know, he's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. From ground rehearsals to final suit-up drills, the AX-4 crew trained intensively. Their destination,
the International Space Station, where science meets collaboration in low Earth orbit. India's tryst with cosmos is a saga that spans millennia, reaching far beyond the modern era of rocketry and satellites. The ancient Indian civilization nurtured a profound tradition of astronomy, marked by meticulous observations of celestial phenomena and the development of remarkably sophisticated systems. With a glorious past and a future brimming with promise, India stands poised to prove that for her, the sky is not the limit, but just the beginning. Scholars like Aryabhat during the 5th century CE proposed groundbreaking concepts such as the Earth's rotation on its axis and a heliocentric model, centuries before similar ideas gained traction in the West. Texts like the Vedanga Jyotish, dating back to around 1400 to 1200 BCE, detail astronomical calculations for timekeeping and ritual, showcasing a deep understanding of planetary movements and stellar positions, often without the aid of advanced instruments. This legacy of keen observation and mathematical prowess laid a profound foundation for India's enduring fascination with the skies. Fast forward to the modern age, and India's space journey has transformed from philosophical inquiry to tangible achievement, spearheaded by the Indian Space Research Organization, ISRO, founded in 1969. The role of Dr. Vikram Sarabhai in the establishment of ISRO needs to be highlighted here. Beginning with the launch of its first satellite, Aryabhatta, in 1975, ISRO has steadily grown into a global space power, renowned for its cost-effective and reliable missions. ISRO's landmark achievements include the Mars Orbiter mission, Mangalyaan, making India the first nation to reach Mars's orbit on its maiden attempt, and the Chandrayaan lunar missions, culminating in Chandrayaan 3's historic soft landing near the moon's south pole. With ambitious future endeavors like the Gaganyaan human spaceflight program and Aditya L1 to study the sun, India continues to push the boundaries of space exploration, blending ancient wisdom with cutting-edge technology to unlock the universe's secrets. When it comes to India's venturing in... Rakesh Sharma is an integral part of our development program of the Gaganyaan. He participates in our reviews, he contributes in many ways in terms of the Gaganyaan design and development. So we need actually many more astronauts in India who will be able to help us. Group Captain Shubhanshu Shukla's Space Odyssey was planned for 2 weeks. The Axiom-4 mission safely returned to the Earth on 15th of July. Shukla. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र और विजय उत्सव की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया, लेकिन संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए मानसून सत्र को विजय उत्सव का नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानसून नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए देश की कई उपलब्धियों का जिक्र किया और उपलब्धियों का राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत। आप कैसे देखते हैं जो जिस योगदान की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, चाहे हमारे अन्न के भंडार हों या जल के भंडार हों, सब कुछ सकारात्मक दिशा में है। सब कुछ सकारात्मक दिशा में है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कृषि के ऊपर बहुत जोर दिया गया है
किसानों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उनका प्राइस कैसे उसमें वृद्धि किया जाए, और लगातार हर साल जो सपोर्ट मिनिमम प्राइस है उसमें वृद्धि करना, खाद में सब्सिडी देना, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाना, ये लगातार माननीय मोदी जी ने किया है। और हमारे दलहन के लिए, तिलहन के लिए, और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार से रसायन, ठीक है, जो हमारा भारत अन्न का भंडार है वो फिर से वो भंडार भरेगा, समृद्ध होंगे। जी मनोज जी, अगर बात में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तिरंगा लहराने की, फहराने की बात की जाए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि संतोष जी, एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए ये है। वास्तव में देखा जाए तो जिस प्रकार से शुभम शुक्ला जी ने और अंतरिक्ष में जाकर के वहाँ भारत का झंडा लहराया है, जो जॉइंट एडवेंचर में उन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई है, ये आने वाले समय के लिए भारत के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और इसका लाभ भारत को तो मिलेगा ही, पूरे विश्व को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब के लिए बहुत ही सुखद और खुशी और गौरव का वो क्षण था। जी मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार स्पेस में भारत की जो संभावनाएं हैं, भारत की जो उपलब्धि हैं, उसका अलग अलग मंचों पर उल्लेख करते रहे हैं कि भारत ने किस तरह से इतिहास अंतरिक्ष में रचा है। विज्ञान व तकनीक की ऊर्जा के हिसाब से आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए मनोज जी, एक चीज आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस मानने को तैयार है कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और खास करके स्पेस में भारत सरकार ने जो बजट का एलोकेशन किया, क्योंकि देखिए आज की इस अर्थव्यवस्था में जब तक आप बजट और रिसर्च इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप इन सब चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। और आज जिस तरीके से विश्व में टेक्नोलॉजी का एक युग चल रहा है, उसमें भारत की सहभागिता बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम सबसे बड़े विश्व के स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। लेकिन जब तक हमारा सेल्फ प्रोडक्शन नहीं होगा हर क्षेत्र में, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, तकनीकी हो, तो मुझे लगता है कि उसी क्षेत्र में ये जो सरकार है इस क्षेत्र को बढ़ा रही है और स्पेस सेक्टर के रूप में इसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार के जो मानसून सत्र में जरूर इस सरकार कुछ न कुछ इस पे एक एजेंडा लेके आएगी, जिससे कि आने वाले समय में जो भारत का जो स्पेस सेक्टर है उसको हम विश्व के स्पेस सेक्टर के अनुकूल कैसे बना सके, उसको हम किस तरीके से इनोवेशन के साथ जोड़ सके। क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि पूरे वर्ल्ड एक रिफॉर्म के दौर से गुजर रहा है और भारत वही ट्रांजिशनल फेज है। जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत को मिली है, ये हम सब यहाँ के 140 करोड़ देश के लिए बड़ा ही गौरवान्वित है। क्योंकि आज मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ILO का आंकड़ा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने उसने उस प्लेटफॉर्म पर रखा है कि 90 करोड़ जो भारतीय हैं, भारत के जो लोग हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। 140 करोड़ की आबादी में हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और किस तरीके से विभिन्नताएं हैं, लेकिन सब के बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद जिस तरीके से भारत सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, या टेक्नोलॉजी हो, या स्पेस सेक्टर हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस सरकार की। और आने वाले समय में ये जो मानसून सत्र है, जिस तरीके से अभी इसके पहले जो एजेंडे लाए गए हैं, उसमें नो डाउट इन सब चीजों को विस्तार से अगर अपोजिशन एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता के लिए बहुत ही सुखदायी और एक तरीके से फ्रूटफुल ये सेशन हम सबको मिलने को देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के जरिए विपक्ष से सभी सदस्यों से यह आह्वान किया है कि जो देश की उपलब्धि है, चाहे बात अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाकर स्टेशन पर तिरंगा लहराने की हो या आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेना की विजय उपलब्धि की हो, इसलिए मानसून सत्र को विजय उत्सव के जरिए यह सत्र सैन्य शक्ति को समर्पित करने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है। संतोष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो दो इसके मुझे पहलू नजर आते हैं। पहला पहलू यह नजर आता है कि भारत की सेना ने सटीक पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। दूसरा, स्वदेशी हथियारों का जिस तरह से उपयोग इस सैन्य शक्ति में किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? वास्तव में भारत ने 11 साल में जो किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
ये देखते ही बनता है। मैं किसी कवि का एक 2 लाइन सुना था कि ये तो शीश टिका रखे हैं अमेरिका के जूते पर और हम तो जंग लड़ा करते हैं अपने ही बलबूते पर। हमारा जो वेपन्स, हमारा जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा ब्रह्मोस, हमारे जितने आयुध वेपन्स जो हमने तैयार किए भारत के अंदर, आप कल्पना करें कि हम भारत के अंदर ही रह कर करके और सीमा पार के जितने भी उनके आतंकी अड्डे थे उनको हमने ध्वस्त कर दिया, उनके एयरबेस को हमने ध्वस्त कर दिया और सटीक निशाना जहां मारना था वहीं मारे, वहीं ठुकाई हुई। और आज इसको लोहा पूरा दुनिया मानने लगा है। और मैं तो ये कहूंगा कि टाइम टेस्टेड और वार टेस्टेड युद्ध भूमि में हमारे वेपन्स की टेस्ट हो चुकी है। आज हमारे वेपन्स का डिमांड पूरी दुनिया में होने लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो देश में निर्मित किया हुआ और ये वेपन्स हैं, आज उसकी मांग बढ़ी है और भारत ने अपनी ताकत, अपनी क्षमता को दिखाया है। जी बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वदेशी सैन्य उपकरणों का, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है दुनिया को स्वदेशी सैन्य उपकरणों के जरिए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, ये जो डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो आमूलचूल परिवर्तन किया उसका अगर क्रेडिट जाता है तो इस वर्तमान मोदी जी सरकार को जाता है। क्योंकि आप देखिए बजट में हम सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस पे करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन सेल्फ हमारा प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन इस बजट में प्रावधान रखा गया कि हम डिफेंस के 25% जो भी प्रोडक्शन होगा उसका सेल्फ रिलायंट करेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो परचम लहराया, और आज देश के प्रधानमंत्री जी और इसके पहले जिस तरीके से हमारे आर्मी के तीनों जवानों ने जिस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग किया कि 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा देना, उसको घुटने पे लाके बैठा देना। और मुझे लगता है कि, और देखिए एक चीज आप समझिए, अभी हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी का और इसके पहले जो हमारे जनरल चीफ आर्मी जो स्टाफ थे उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना, तुर्की, 3 देश से लड़ रहे थे। और जिस तरीके से भारत ने उस एक जिसको बोलते हैं बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड 100% टारगेट ओरिएंटेड जो रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किया, उससे सिर्फ साउथ एशिया रीजन में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक भारत के सैन्य पराक्रम का एक धमक स्थापित हुआ और इसको विश्व के सारे देश इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज हम डिफेंस में भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या बहुत सारे जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज है वो हमसे हथियार खरीद रहे हैं। और नो डाउट ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल नेशंस हैं उनका डिफेंस में ही प्रोडक्शन है और भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर था। लेकिन आज जिस तरीके से भारत इसमें अपनी सिद्धि को प्रूव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से सरकार का समर्थन और सेल्फ डिफेंस पे, प्रोडक्शन पे अगर बजट में और एलोकेशन होता है, रिसर्च इनोवेशन लाया जाता है, डीआरडीओ को और एक्टिवेट किया जाता है, प्राइवेट एजेंसी को शामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा डिफेंस के सेक्टर में। जी जाहिर सी बात है, आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय सेना ने जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है सटीकता के साथ, वो दुनिया ने देखा। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो नक्सलवाद का है। नक्सलवाद की जो चुनौती है वो भी कहीं ना कहीं अब दम तोड़ती नजर आ रही है। बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने भारत का संविधान विजयी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा, मैं आपसे समझना चाहूंगा संतोष जी, क्योंकि आप उस राज्य से सांसद हैं छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलवाद को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में राज रहता था। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को जो उन्होंने नक्सलवाद को लेकर दिया है, आतंकवाद को लेकर दिया है? जो आए दिन उड़ाने की घटना होती थी, बड़े बड़े सुरंगों में विस्फोट किए जाते थे, आज अब छत्तीसगढ़ में अमन और चैन आने लगी है। अब वे अपने जीवन की भीख मांगते घूम रहे हैं, चाहे वो हिड़मा हो, बसव राजू हो, बड़े बड़े लोगों को जो उनके लीडर बनते थे वे सब का खात्मा कर दिया गया है। और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने और जो दृढ़ता के साथ संकल्प लेकर के समयबद्ध जो ऑपरेशन चला रहे हैं, ये तारीफ़े काबिल है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ ही नहीं
बल्कि जिसको हम रेड कॉरिडोर कहते थे वो ग्रीन। केंद्र सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाया जा रहा है। युवाओं के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके जरिए लाखों लोगों का फायदा मिल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शामिल है। इस स्कीम के जरिए सरकार की ओर से लाखों लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, उन्हें रोजगार लेने लायक बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना रहा। PMKVY भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाता है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करता है। PMKVY पूरे भारत में विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सफल रही है। योजना ने कौशल अंतर को कम करने और युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करने में भी मदद की है। इसके अलावा PMKVY ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। भारत की बढ़ती युवा आबादी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इस जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए 6 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को अपना और देश का एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाया है। श्रम एव जयते, ये हमारी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास है। आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बदलाव के केंद्र में देश का स्किल इंडिया मिशन है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को उद्योग जगत के लिए प्रासंगिक और आवश्यक कौशल से लैस कर रहा है। ये पहल कौशल विकास, फिर से कुशल बनाने और कौशल के उन्नयन पर केंद्रित है, जिससे लाखों लोगों को स्थायी करियर के लिए आवश्यक उपकरण हासिल होते हैं। कौशल संबंधित कमियों को पूरा करके नवाचार को बढ़ावा देकर और रोजगार के नए अवसर पैदा करके SIM एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कौशल भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन के माध्यम से कुशल और आत्मनिर्भर युवा शक्ति तैयार करने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल भारत मिशन परिवर्तनकारी पहल है, जो देश भर में लाखों लोगों को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया पहल ने अनगिनत लोगों को लाभान्वित किया है, उन्हें नए कौशल प्रदान किए हैं और अवसर प्रदान किए हैं। आने वाले समय में भी हम अपनी युवा शक्ति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नए कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, ताकि हम विकसित भारत के अपने सपने को साकार कर सकें। स्किल इंडिया मिशन विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों और संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के जरिए कौशल, फिर से कुशल बनाने और कौशल के उन्नयन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है। फरवरी 2025 में पुनर्गठित स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2022-23 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना को एक ही केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को पूर्व शिक्षण की मान्यता के जरिए अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण और फिर से कुशल बनाने की सुविधा प्रदान करती है। जन शिक्षण संस्थान 15 से 45 आयु वर्ग के निरक्षरों, नव साक्षरों और स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है। ये ग्रामीण और कम आय वाले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 26 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण में उद्योगों में बुनियादी और कार्यस्थल व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। PMNAPS के तहत 51,000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की भागीदारी के साथ 19 मई 2025 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 43.47 लाख से ज्यादा प्रशिक्षुओं को नियोजित किया जा चुका है। देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 से ज्यादा स्किल हब्स भी खोलने जा रही है। देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ITIs के आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने एक और फैसला किया है, जिसका लाभ आप सभी को हो रहा है। कौशल विकास का एक अनुकूल और उत्तरदायी इकोसिस्टम बनाने के लिए 16 जून 2025 को हैदराबाद और पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है, तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत भी है। लक्ष्य सामने है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे भारत सरकार के अन्य मिशनों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर इसे आगे बढ़ाया गया। इस योजना के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। PMKVY के पहले 3 संस्करणों के दौरान अल्पकालिक प्रशिक्षण प्लेसमेंट पर नजर रखी गई। PMKVY 3.0 तक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट दर 42.8% थी। PMKVY 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने अलग अलग करियर चुनने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता संबंधी इकोसिस्टम को समन्वित किया गया और इसके लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया है। PMKVY के पहले चरण में 2015-16 में इसके पायलट चरण के दौरान 19,85,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
PMKVY के दूसरे चरण में 1 करोड़ 10 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। PMKVY के तीसरे चरण में 7,37,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें CCCP-CW के तहत 1,20,000 उम्मीदवारों को और SHI के तहत 1,80,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। PMKVY के चौथे चरण के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी 2022 से 2025 के दौरान 244.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 11 जुलाई 2025 तक इस चरण के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.63 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नई पहल की बात करें तो हाशिए पर पड़े समूहों के लिए लक्षित कौशल विकास में त्रिपुरा में 2,500 ब्रू जनजाति के उम्मीदवारों, असम और मणिपुर में जेल कैदियों और 18 राज्यों में पंख परियोजना के तहत 13,834 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना शामिल था। इसमें 70% महिलाएं हैं। आज देश ने आपका हाथ थामा है। कल आपको देश को आगे लेकर जाना है। जिस तरह आपके जीवन के अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही देश के लिए भी अमृत काल के 25 वर्ष उतने ही महत्वपूर्ण है। आप सभी युवा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान के कर्णधार है। आप भारत के उद्योग जगत की बैकबोन की तरह हैं और इसलिए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। पारंपरिक शिल्प और कौशल उन्नयन के लिए PMKVY 3.0 के तहत 2,243 महिलाओं को जम्मू और कश्मीर के नमदा शिल्प में प्रशिक्षित किया गया। नागालैंड और जम्मू कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों के लिए RPL कौशल उन्नयन परियोजना के तहत 9,605 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। दोनों परियोजनाओं का नेतृत्व हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र में कौशल परिषद की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रमुख सरकारी पहलों जैसे PM सूर्य घर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करता है और व्यापक प्रभाव के लिए इन योजनाओं में कौशल विकास को शामिल करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड योद्धाओं के लिए एक अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम के जरिए 1,20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। NEP 2020 के अनुरूप स्कूलों और कॉलेजेस को व्यावसायिक केंद्रों के रूप में उपयोग करते हुए 1,23,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अनौपचारिक श्रमिकों के कौशल को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाती है, जिससे लंबे प्रशिक्षण के बिना रोजगार क्षमता बढ़ जाती है। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्रशिक्षण पर डिजिटल रूप से निगरानी रखता है, आधार आधारित सत्यापन सुनिश्चित करता है और भुगतान को प्रदर्शन से जोड़ता है। PMKVY 4.0 कौशल संबंधी योग्यताओं को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ जोड़ता है, जिससे कौशल और औपचारिक शिक्षा के बीच क्रेडिट का हस्तांतरण संभव हो पाता है।
कोई भी देश कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, विकास करेगा, कहीं अटकेगा या फिर भटकेगा, ये तमाम पहलू तय करने वाला होता है उस देश का युवा। युवाओं को किसी भी देश का भविष्य कहा जाता है। इस लिहाज से भारत का भविष्य सुरक्षित है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी सोच, हमारे सपने सब जवान हैं। हम अपने आप को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कौशल विकास की चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार ने 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले आधा घंटे में युवाओं के सपनों को पंख लगाने क्यों जरूरी हैं, सरकार की नीति क्या है, कैसा रहा है अब तक का सफर और क्या है आगे की राह। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता मुहैया कराना है। ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। इस योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के जरिए मान्यता, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के जरिए प्रोत्साहन और विपणन में सहायता शामिल है। पीएम विश्वकर्मा को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होगी, जिसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए होगा और यह 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए चलेगी। 13 जुलाई 2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2.7 करोड़ से ज्यादा आवेदन पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से 29 लाख से ज्यादा आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इसका दोहरा उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की करियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत 65% उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभकारी रोजगार मिल चुका है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक कुल 16,90,046 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और नवंबर 2024 तक 10,97,265 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान जनवरी 2009 में शुरू की गई इस ग्रामीण योजना में
ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रेरित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय निशुल्क प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद क्रेडिट लिंकेज के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई है। चूंकि RSETI बैंक प्रेरित संस्थान है, इसलिए इन्हें विशिष्ट पहचान देने के लिए संबंधित प्रायोजक बैंकों का नाम पहले से ही लगा दिया जाता है। 30 जून 2025 तक वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 56,69,369 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22,89,739 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक सरकारी कार्यक्रम से कहीं आगे बढ़कर विकसित हो चुकी है। यह योजना कौशल विकास और आजीवन सीखने के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने की भारत की प्रतिबद्धता की प्रतीक है। समावेशिता को बढ़ावा देकर, नवाचार को अपनाकर और बदलाव के लिए लचीलापन प्रदर्शित कर यह योजना लाखों लोगों को तेजी से बदलती दुनिया में फलने फूलने के लिए आवश्यक उपकरण है और आत्मविश्वास प्रदान कर रही है। जैसे जैसे भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, PMKVY एक कुशल, उद्यमशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति को आकार देने की प्रक्रिया में आधार की भूमिका निभाने में सक्रिय है, ताकि देश की जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन का सपना पूरी तरह साकार हो सके। Over 1 billion citizens converge. India is a land of diversity, a cradle of knowledge and spirituality, a hub of valor and entrepreneurial spirit, and a blend of artistic genius and technological prowess. In the last 10 years, India has made remarkable progress, rising as the world's 5th largest economy, transforming villages through Digital India, empowering young girls through Beti Bachao, Beti Padhao, leading globally in renewable energy and sustainable development. Under the broader framework of its G20 presidency, India hosted the 9th G20 Parliamentary Speakers Summit. विधायिका और विधायी कार्य अपने में एक महान उत्तरदायित्व के परिचायक हैं। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह निर्बाध रूप से तभी किया जा सकता है जब विधायी प्रारूप यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट त्रुटिहीन हो। विधायी प्रारूपण यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विधायक पदार्थ यानी सब्सटेंस और प्रारूप यानी फॉर्म दोनों को सही रूप में साधने का प्रयास करते हैं। तकनीकी त्रुटियां आमतौर पर मूल कार्य से समझौता करती हैं,
मूल त्रुटियां तकनीकी कार्य को हताशा की कवायद में बदल देती हैं और अदूरदर्शी प्रक्रियाएं सब कुछ कमजोर कर देती हैं। इसलिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। विधायी प्रारूपकार यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करने वाले कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनका ये उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है और कानून के शासन को प्रभावी बनाता है। विधायी प्रारूपण का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमनों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग संसद है और इसकी ताकत कानून। विधायी मसौदा किसी भी देश को मोदी सरकार ने देश हित में कई समय अनुकूल कानून भी बनाए हैं। 2000 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर दिया है। समाज और अदालतों को कानूनी जाल से मुक्त किया है। अनुच्छेद 370 संविधान का अस्थायी प्रावधान था। संविधान निर्माताओं ने इसे समझदारी से वहां रखा था। बहुत सोचने के बाद संविधान में अस्थायी शब्द डाला गया। अस्थायी शब्द डालने से कश्मीर से धारा 370 हटाना आसान हो गया। विधायी प्रारूपण हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधायी प्रारूपण के बारे में जानकारी का अभाव कानूनों और संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। विधायी प्रारूपण में त्रुटि न्यायपालिका के काम को भी प्रभावित करती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए विधायी प्रारूपण बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ विधायी प्रारूपण का कौशल हमेशा उन्नत, विकसित और कुशल होता जाना बेहद आवश्यक है। विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधायी मसौदा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। विधायी प्रारूपण किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। विधायी प्रारूपण विज्ञान या कला नहीं, बल्कि भावना के साथ लागू किए जाने वाला कौशल है। इसका फोकस हमेशा ग्रे क्षेत्रों को कम करने पर होना चाहिए और कानून स्पष्ट होना चाहिए। संसद और जनता की इच्छा को कानून में तब्दील करते समय माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, प्लीज आप सब लोग बैठिए। नियम 377 के अधीन मामले को जिनको अनुमति प्राप्त हुई है व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभापटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लीज बी सीटेड, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज सदन का समय को आप उपयोग कीजिए। नहीं प्लीज 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 ऐसे प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज 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 प्लीज। सदन चलने दीजिए। सदन का समय सबका है। प्लीज सदन को चलने दीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। सभी आपका सभी मुद्दे का ऊपर सदन में चर्चा होगा। सदन में पूरा चर्चा होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। प्लीज बी सीटेड, प्लीज सदन में प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ऐसे प्लीज बी सीटेड। सदन चलाने में सब लोग मदद कीजिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार
रिजिजू जी, किरण, माननीय मंत्री जी, किरण जी, एक मिनट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज प्लीज। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ, ये हमारा अपोजिशन पार्टी के लीडर सब यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है, हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
भारत की सबसे विशाल धार्मिक यात्राओं में से एक है कांवड़ यात्रा। हर साल करोड़ों शिव भक्तों को ये आकर्षित करती है और प्रमुख तौर पर हरिद्वार में होता है आस्था का संगम, साहस की परीक्षा और सेवा का उत्सव। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज अपने विशेष कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के बारे में। हरिद्वार का हृदय गंगा माता की गोद में बसा एक पावन स्थल, जहां हर सांस में बसता है अध्यात्म, जहां हर कदम पर महसूस होती है दिव्यता। ये है हर की पौड़ी, कांवड़ यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव, हर की पौड़ी। यहाँ जब सूरज अस्त होता है और संध्या की आरती शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता उतर आए हों। कांवड़िए घंटों की थकान भूलकर उस आरती में डूब जाते हैं। यही वो जगह है जहां गंगा जल भरने की परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। बहुत अच्छा चल रहा है जी। भोले बाबा ने बहुत नगरी अच्छी चला रखी है जी। कोई प्रॉब्लम वाली बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। भोले बाबा की बहुत ज़्यादा नगरी से मौज हो रही है जी। बहुत अच्छा काम है। सब भोले भंडारी चल रहे हैं खींच के, कोई समस्या नहीं है जी। जब यहाँ से चलेंगे, नई दिल्ली नांगलोई से आए हम और भोले बाबा से हमने कुछ मांगा था, 14 साल बाद वो हमें मिला है। उस चीज़ की वो जो उधार था भोले बाबा का, वो उतारने के लिए आए हैं। हमारी मनोकामना पूरी हुई है अपनी खुशी से और बहुत खुश होके आए हैं। ज़्यादा उत्साहित है हमें और बहुत ज़्यादा खुश भी है। मतलब कि मन के अंदर ना बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है कि हम पहली बार कांवड़ ले जा रहे हैं और 300 किलोमीटर पैदल चल के। पिछली बार की जो कांवड़ यात्राएं हुई हैं उसमें क्या क्या लेसन्स होंगे उसको ज़रूर इस बार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। उसी हिसाब से जो ट्रैफिक प्लानिंग है वो की गई है। साथ ही सुविधाओं के लिए, ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, उसके लिए विभिन्न तरीकों की एमिनिटीज़ को डेवलप किया गया है। और इसमें हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा एक ग्रीन एंड क्लीन कांवड़ यात्रा का एक मैसेज दिया गया है, जिसमें कि हमारी स्पेशल फोकस सफाई व्यवस्था पे भी रहेगा, क्योंकि कचरा काफ़ी भारी संख्या में जनरेट होता है कांवड़ मेले में, तो उसका रेगुलर उठान हो और वो प्रॉपर डिस्पोज हो। और हमारी जो गंगा नदी है उसमें कचरे का कोई भी ऐसा ना हो कि कचरा उसमें डाले या बहे जाए, तो उसको भी हम लोग इंश्योर करें कि कचरे की सफाई प्रॉपर हो। जी, सुरक्षा को लेकर स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहूँगा डोभाल साहब, सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है और साथ ही संचालन भी बेहतर हो, यात्रियों को सहूलियत भी मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी की है? इस पूरे मेला क्षेत्र को पुलिस प्रबंधन के हिसाब से 16 सुपर जोन में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें भीड़ नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक नियंत्रण और ट्रैफिक पार्किंग होल्डिंग एरिया को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र में हमारे जो भी फोर्स लगा है, इसको मदद करने के लिए हमारी BDS की करीब 6 टीमें, साथ में गोताखोर SDRF की 6 टीमें लगी हैं, जो किसी भी प्रकार से कोई भी डूबने की स्थिति पर लगातार इस पर नज़र भी रखती हैं और उनको बचाते भी हैं। पिछले साल करीब 217 से ऊपर लोग बचाए गए थे, जो पुलिस के द्वारा बचाए गए थे। इस बार भी ये प्रक्रिया लगातार चालू है। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन को लेके जो हमारा फोर्स है उसको लगातार ब्रीफिंग की जाती है। जो महत्वपूर्ण हमारे स्थल हैं, खासकर जो हर की पैड़ी है इसके पास मालवीय द्वीप, सुभाष घाट और मनसा देवी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके जो भीड़ प्रबंधन है सबको एक अलग अलग तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। वहाँ पर फोर्स का जो ब्रीफिंग है उसको प्रॉपर तरीके से किया गया है, उसका संचालन को एक अलग तरीके से अलग मोड पर दिया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक रेगुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें कांवड़ यात्रीगण को शुरुआती दिनों में कांवड़ पटरी पर चलाने पर भी जोर रहता है। उसके लिए भी प्रॉपर फोर्स को लगातार ब्रीफ किया गया है, ताकि आपसी सहयोग से, कांवड़ यात्रियों के आपसी सहयोग से ही इस ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाए। DM साहब, ये बताइए, क्योंकि इस पूरी यात्रा में
काफ़ी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो अगर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश की तरफ से कांवड़िया आ रहे हैं, गंगा सभा है, स्थानीय प्रशासन के अलावा प्रदेश स्तर पर भी, तो तालमेल बेहतर हो सके, इसके लिए प्रशासन ने क्या इंतज़ाम किए हैं कि आपका बाकी एजेंसी से बेहतर तालमेल है? देखिए, तालमेल को लेकर पिछले 1 महीने में काफ़ी हमने इंटर स्टेट और साथ ही स्टेट के भीतर सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करी हैं। ये बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर की, मुख्य सचिव महोदय के स्तर की, डीजीपी साहब के स्तर की, साथ ही उत्तर प्रदेश के भी मुख्य सचिव और डीजीपी साहब के स्तर की बैठकें हुई हैं, जिसमें सभी एजेंसी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हुए थे। उनके साथ सूचना का आदान प्रदान हो, इसके लिए हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं। ईमेल्स के माध्यम से, CCTVs के माध्यम से रेगुलर हम लोग अपडेट्स लेते हैं। की पैड़ी है, हमारा हाईवे है, हमारे महत्वपूर्ण जितने भी डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उसको कवर करता है। इसमें जो हमारे अधिकारी हैं, कम से कम राउंड द क्लॉक पूरी टीम इसमें कंट्रोल रूम की इसमें लगी रहती है, जो इस पर लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। कोई भी ऐसा अलर्ट आता है तो तत्काल सुपर जोनल को बताया जाता है। SSP साहब, इस बार ख़ास तौर पर ATS की तैनाती की गई है और ऑपरेशन कालनेमी की भी बात हुई, तो इस पहले से ज़्यादा क्या अतिरिक्त इस्तेमाल किया है आपने सुरक्षा व्यवस्था का? देखिए, इस बार यात्रियों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। कांवड़ यात्रा देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसका केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। और हमारे साथ कांवड़ यात्रा पर बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, पहला सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, किस तरीके की तैयारियाँ की हैं, और हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके की उनके लिए तैयारियाँ? नहीं, कांवड़ यात्रा को आसान बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सभी जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उन सब के लिए हम कांवड़ यात्रा से पहले हमेशा कई स्तर की बैठकें करते हैं, और मैं स्वयं भी उन बैठकों को भाग लेता हूं। इंटर स्टेट मीटिंग होती है जिसमें यात्रा किस प्रकार से संचालित होंगे, कौन से रूट बनेंगे, घाटों की स्थिति क्या होगी, पेयजल की व्यवस्था कैसी होगी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, सुरक्षा व्यवस्थाएं, इन सभी पर बात करते हैं। और जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को किस तरह से अलग अलग जगह से मोड़ना है, अलग अलग जगह नई ट्रैफिक प्लान बनाना है। और आजकल जो अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ ज़्यादा फुटफॉल है, वहाँ पर ड्रोन है और हमारे CCTV हैं, उन सभी को एक्टिवेट करके, और सभी जो धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, पूज्य संतगण हैं, और हमारे व्यापार सभा के लोग, जनप्रतिनिधिगण, रास्ते रास्ते से जो लोग हमारे व्यापारी लोग हैं, सभी को हम इस बैठक में बुलाते हैं। और अच्छी तैयारी की गई है। यात्रा ऐतिहासिक होगी और सबकी शुद्धता का भी पूरी तरह से प्रबंध किया गया है कि शुद्ध भोजन मिले, कोई संदिग्ध व्यक्ति न घूमे, और जो धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उन सब के खिलाफ एक अभियान भी आज चलाया जा रहा है यहाँ पर। उसी अभियान के बारे में समझना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी, ऑपरेशन कालनेमी अपने आप में इतना इस समय चर्चा में है, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि बीते दिनों में कई संदिग्ध लोगों को जो गिरफ्तार भी किया गया है, हिरासत में भी लिया गया है। तो इस ऑपरेशन कालनेमी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी ये उन छद्म वेश में रहने वाले लोग, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले, अपनी पहचान छुपा कर रहने वाले, संदिग्ध अवस्थाओं में अनेक गतिविधियों को संचालित करने वाले, और सनातन का नुकसान करने वाले, श्रद्धालु और आस्थाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी, इनको चिन्हित करने में, इन्हें कोई जो ये संदिग्ध अवस्था में रहकर लोगों के साथ बहलाने का, फुसलाने का, डराने का, धमकाने का काम करते हैं, उनको सामने लाने का, उनको बेनकाब करने का
नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि राज्य में अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है, चारधाम यात्रा चल रही है। पूरे देश और दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। इसलिए यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु के मन में ये भाव रहना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियाँ नहीं होंगी, कोई भी जो है गलत काम नहीं होगा, कोई भी जो है वेश बदल के छद्मधारी यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। निश्चित तौर पर पाखंडियों को के लिए एक बड़ा संदेश दिया है आपने ऑपरेशन कालनेमी के जरिए। एक संदेश मैं लेना चाहूँगा उन भक्तों के लिए जो उत्तराखंड आ रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो देश भर से भक्त कावड़िया जो उत्तराखंड आ रहे हैं? सभी भक्तों के लिए, शिव भक्त कावड़ियों के लिए हम उनका सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हर प्रकार से उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ उन सब पर कृपा करें, माँ गंगा का जल लेकर वो अपने स्थानों को पहुँचें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न बाधा न पड़े, यात्रा उनकी सुरक्षित और सरल तरीके से संपन्न हो। इसके साथ साथ मैं ये भी अपील करता हूँ सभी शिव भक्त कावड़ियों से कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के नियम हैं और हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, और कोई भी धार्मिक यात्रा करने का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब हम विधि विधान से नियम पूर्वक उन बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं जो यात्रा के नियम हैं, और हमारी यात्रा से किसी को परेशानी भी न हो। हमें कोई ऐसा काम भी नहीं करना है कि जिससे अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। सभी शिव भक्त कावड़िए माँ गंगा के भी भक्त हैं, महादेव के भी भक्त हैं, निश्चित रूप से सभी यात्रा नियमों का पालन भी करेंगे। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि कावड़ियों की हो या फिर भक्तों की हो, जो भी शिव भक्त आ रहे हैं उत्तराखंड, उनकी यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। कैमरामैन नीलेश और साथी भरतवीर के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, देहरादून। हरिद्वार आने वाले कावड़ियों की सुविधा के लिए प्रशासन के अलावा स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक ट्रस्ट और स्थानीय लोग मिलकर एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करते हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजनों में से एक कावड़ यात्रा का आयोजन होता है, जो कि मैं मानता हूँ कि शायद जो प्रत्येक 12 वर्ष में जो कुंभ का आयोजन होता है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष होने वाला जो आयोजन है वो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कावड़ यात्रा होती है, जिसमें लगभग 12 से 15 दिनों के अंदर 4 से 5 करोड़ की संख्या में कावड़िए हरिद्वार से, हर की पौड़ी और आसपास के घाटों से गंगा जल भरते हैं। अगर हम इस संख्या की बात करें तो शायद बहुत सारे यूरोप और अफ्रीका के देशों की जनसंख्या मिलाकर इतनी नहीं होगी जितने 15 दिनों के अंदर हरिद्वार से कावड़िए जल भरते हैं। तो अपने आप में इस व्यवस्था को बनाना, इतनी बड़ी संख्या में कावड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं करना एक बड़ी चुनौती होती है किसी भी व्यवस्था के लिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, और हर की पौड़ी पर हम श्री गंगा सभा के माध्यम से जो व्यवस्था करते हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था कभी भी अकेले नहीं होती है। सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो और हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा हो, आपस में कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य बिठाकर इन सभी व्यवस्थाओं को किया जाता है। इस यात्रा की खास बात है, इसमें उम्र या वर्ग का भेद नहीं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब एक ही जोश और श्रद्धा से जुड़ते हैं। पूरे कावड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था केवल बल पर नहीं, संवाद और सहयोग पर भी टिकी है। पुलिस लगातार श्रद्धालुओं से संवाद करती है, उनकी समस्याएं सुनती है और समाधान देती है। किस तरीके की तैयारी की गई है विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए? देखिए, आप जैसा जानते हैं जिस तरह का सुरक्षा परिदृश्य है, तो इतने वृहद स्तर का जो धार्मिक आयोजन है वो अपने आप में उसकी एक सुरक्षा की दृष्टि से वो संवेदनशील हो जाता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने न केवल इस महत्वपूर्ण यात्रा के संचालन
उसके यातायात प्रबंधन, उससे रिलेटेड जो भीड़ प्रबंधन है, उस पे तो ध्यान पूरा रहा ही है, बट सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। इसमें सीमावर्ती राज्यों से, केंद्रीय एजेंसी से लगातार जो हमें इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, उनसे लगातार समन्वय करके जो हमारा एक योजना है उसको हमने कार्यरूप दिया है। भारी संख्या में इसमें प्रदेश का पुलिस बल, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे राज्य की जो पीएसी है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम्स और अभिसूचना की, एसटीएफ की, सोशल मीडिया पे हमारी बहुत पैनी नज़र रहेगी। हमारी कई सोशल मीडिया टीम्स हैं जो सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके लगातार सोशल मीडिया स्पेस को भी मॉनिटर कर रही हैं, जिससे कि पूरा एक माहौल सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए रहेगा। कांवड़ियों के गंगा स्नान के दौरान अहम जिम्मेदारी होती है पीएसी के इन जवानों की। नावों से गश्त, किसी भी आपात स्थिति में टीम का 2 से 3 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करना अपने आप में इस टीम को बेहद अहम बनाता है। हरिद्वार में इन घाटों की सुरक्षा और किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में अहम भूमिका निभा रही है 40वीं वाहिनी पीएसी। और मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो कि इन घाटों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल मुकेश गौड़ है। मुकेश जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को निर्देश मिले हैं और क्या यहाँ पर आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है? ये कांवड़ मेला को दृष्टिगत रखते हुए हर वर्ष हमारे यहाँ पर विशेष ड्यूटी रहती है। यहाँ पर जैसे कांवड़ जैसे महापर्वों पर अभी हमने लगभग 15 से 20 श्रद्धालुओं को सकुशल बचाया है बड़ी मुश्किल से, और बड़ी तत्परता के साथ हमारी टीम यहाँ पर कार्य कर रही है। सन 2003 से हमारा यह दल का गठन हुआ था उत्तराखंड बनने के बाद, और तब से यह दल लगातार अपनी सेवा दे रही है और अनेक ऐसे हजारों रेस्क्यू हमारे दल ने किया है और इसी कार्य को हम निरंतर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पर श्रद्धालुओं को समझाने का भी काम आप लोग करते हैं, हमने देखा, तो श्रद्धालुओं को उस मुख्य धारा में वापस ना जाएं क्योंकि प्रशासन ने इंतज़ाम किए हैं, बैरिकेडिंग की है, जंजीरें लगाई हैं, तो आप लोग क्या उन्हें समझाते हैं कि इससे आगे नहीं जाना है या फिर किस तरीके से निर्देशित किया जाए? देखिए, हम यहाँ पर जो मोटर बोट की पेट्रोलिंग लगातार होती है और लगातार हम उनको निर्देश करते हैं कि गंगा जी का बहाव तेज़ है, पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर डूबने की आशंका बनी रहती है। जो बाहर से जो श्रद्धालुगण, यात्रीगण आते हैं, उनको यहाँ के जल के स्तर का पता नहीं रहता है और वो यहाँ पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस दुर्घटना से बचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और उनको बार बार जागरूक करते हैं। मोटर बोट से हमारी पेट्रोलिंग चलती रहती है और वैसे भी मोबाइल पार्टी हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार करती रहती है और श्रद्धालुओं को बचाने में हम अहम अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और समझना चाहूँगा, क्या प्रमुख निर्देश मिले हैं कि सबसे पहले क्विक एक्शन जो करना है, आपके जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या निर्देश मिले हैं? आला अधिकारी का यही निर्देश है कि आप तत्परता के साथ ड्यूटी करिए और हमेशा अधिकारियों के आदेशों के हम पालन कर रहे हैं और जो भी हम यहाँ पे श्रद्धालुओं को बचा रहे हैं उनकी रिपोर्ट हम अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं और हमेशा हमारे अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से हम बहुत अच्छे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा एक बार जो पूरी टीम है, एक बार अपने कैमरा पर्सन साथी से दिखाएं कि किस तरीके से लगातार निगरानी और चौकसी रहती है यहाँ पर। और सबसे विशेष बात अगर हम कहें कि 40वीं वाहिनी पीएसी एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। आपदा की किसी भी घड़ी में निश्चित तौर पर इन जवानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है राहत और बचाव में।
लाखों कदमों की ये पदयात्रा शिव तक पहुंचने की नहीं, खुद से मिलने की भी साधना है। सावन बीत जाएगा। कावड़ सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक तप है, शिव के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन नीलेश पांडे और साथी भरतवीर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। एक सपना देखा था, एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी की शक्ति से न केवल आगे बढ़े बल्कि एक नई दिशा भी दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और नेतृत्व में शुरू हुई डिजिटल इंडिया योजना आज करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में क्रांति ला चुकी है। ऑनलाइन सेवाओं की सहजता हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा या फिर गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच, बीते 11 वर्षों में भारत ने डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। ये दौर बदलाव का है, एक ऐसा बदलाव जिसने भारत को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये कुछ चेहरे आप जो इस वक्त देख रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया की कहानी के लाभार्थी हैं। ये क्रांति आज अगर हकीकत में बदली है तो उसके पीछे खड़ी है एक सोच और निर्णायक प्रतिबद्धता। भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। भारत आज एक डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है और इस बदलाव की शुरुआत हुई डिजिटल इंडिया अभियान से। सरकार ने ठाना है कि हर नागरिक को तकनीकी से जोड़ा जाएगा, चाहे वो शहरों में हो या फिर दूर दराज के गांवों में। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है। लोग अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाते, बल्कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही कई जरूरी सेवाएं हासिल कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया एक ऐसा अभियान है जिसका मकसद है देश को तकनीक के जरिए मजबूत बनाना और हर नागरिक को इसका फायदा देना। चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, बिजली का बिल जमा करना हो या फिर सरकारी योजना का लाभ लेना हो, अब ये सब कुछ हो रहा है डिजिटल तरीके से। डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम आत्मनिर्भर बनाना। सरकार इसमें बड़ा निवेश कर रही है ताकि भारत को एक डिजिटल ताकत बनाया जा सके। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, और ये कुछ वैसा ही है। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज
ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का काफी विस्तार करके इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसने 2022-2023 में राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया, 2024-25 तक 13.42% तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति से प्रेरित है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 93.3 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2025 में लगभग 120 करोड़ हो गए। भारत में कुल टेली घनत्व जो कि मार्च 2014 में 75.23% था, अक्टूबर 2024 में बढ़कर 84.49% हो गया। मार्च 2014 के दौरान 555.23 मिलियन की तुलना में अक्टूबर 2024 में बढ़कर 661.36 मिलियन हो गया, जबकि ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 377.78 मिलियन से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 527.34 मिलियन हो गए। इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 25.15 करोड़ से बढ़कर जून 2024 में 96.96 करोड़ हो गए, जो कि 285.53% की वृद्धि को दर्शाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 के दौरान 6.1 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 में 94.92 करोड़ हो गए, जो कि 1452% की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर 2024 तक देश के 6,44,131 गांवों में से 6,15,836 गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 2016 से 4G कवरेज के तेजी से विस्तार ने देश के हर कोने में हाई स्पीड कनेक्टिविटी ला दी है। इस गति को आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर 2022 में 5G के लॉन्च ने भारत की डिजिटल यात्रा को और तेज कर दिया है, जिससे कि और भी तेज और स्मार्ट सेवाएं मिल सकेंगी। सिर्फ 22 महीनों में ही भारत ने 4.74 लाख 5G बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए। अब तक 5G सेवाएं देश के 99.6% जिलों को कवर करती है, जिनमें से अकेले 2023-24 में 2.95 लाख BTS स्थापित किए गए हैं। बुनियादी ढांचे में ये उछाल 2025 में 116 करोड़ के मोबाइल ग्राहक आधार का समर्थन करता है, जो कि भारत के व्यापक डिजिटल उछाल और पहुंच को उजागर करता है। इस बेहतर मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंटरनेट एक्सेस में भारी उछाल ला दिया है। भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में पिछले 11 वर्षों में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं वायरलेस डेटा की लागत में भारी गिरावट आई है, जो कि 2014 में 308 रुपए प्रति जीबी से घटकर 2022 में सिर्फ 9.34 रुपए रह गई है, जिससे डिजिटल सेवाएं कहीं अधिक किफायती हो गई हैं। डिजिटल इंडिया की इस बड़ी मुहिम का सबसे खास हिस्सा है ग्रामीण भारत को इंटरनेट से जोड़ना। आज जहां कभी इंटरनेट का नाम तक नहीं सुना गया था, वहां अब डिजिटल दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं। जनवरी 2025 तक भारत नेट परियोजना ने 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया है। इस काम को पूरा करने के लिए करीब 6.92 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। आज गांवों में लोग मोबाइल से बिल भर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, वो भी बिना शहर गए। पिछले 11 सालों में तकनीक ने गांवों की जिंदगी बदल दी है। खासकर बैंकिंग और सरकारी योजनाएं अब लोगों की पहुंच में हैं डिजिटल तरीके से। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, एक नई उम्मीद है, एक नया भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम। जैसे जैसे हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड का रूप लेती जा रही है और इस बदलाव के पीछे जो खड़ा है वो है डिजिटल इंडिया।
डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जो कि अब हकीकत बन चुका है। ये अभियान सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की धारा को पूरी तरह से बदलने की दिशा में एक कदम है। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक बदलाव तक डिजिटल इंडिया हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। आज संचार, बैंकिंग, भुगतान प्रणाली, टूरिज्म, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, कराधान और शासन व्यवस्था, हर क्षेत्र में डिजिटल समाधान ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। ये डिजिटल क्रांति है जिसने न केवल आपके जीवन को आसान बनाया है, बल्कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं को सीधे आपके दरवाजे तक पहुंचाया है। चाहे वो बैंकिंग सेवा हो, सरकारी योजना का लाभ हो या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, डिजिटल इंडिया ने हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम किया है। इंटरनेट के माध्यम से अब लोग आसानी से सरकारी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने पूरे देश में डिजिटल लेन देन को बदल दिया है। अप्रैल 2025 में यूपीआई का उपयोग करके केवल एक महीने में ही 24.77 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1867.7 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन किए गए। अब लगभग 460 मिलियन व्यक्ति और 65 मिलियन व्यापारी यूपीआई प्रणाली का उपयोग करते हैं। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन में भारत की हिस्सेदारी 49% होगी, जो कि डिजिटल भुगतान नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में इसके स्थान की पुष्टि करता है। यूपीआई अब यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस सहित 7 से अधिक देशों में लाइव है, जो कि भारत को डिजिटल भुगतान में वैश्विक अग्रणी बनाता है। इसका बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अपनाव प्रेषण बढ़ा रहा है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत कर रहा है। आधार आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं दोनों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद की है। इसने सत्यापन को तेज बनाया, कागजी कार्रवाई को कम किया और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई। अप्रैल 2025 तक 141.88 करोड़ आधार आईडी तैयार किए जा चुके हैं। आधार अब भारत की डिजिटल रीढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिससे लोगों को आसानी से सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। आधार प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने सब्सिडी और कल्याण संबंधी भुगतान के तरीके को बदल दिया है। इसने फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद की और सरकार को 2015 से मार्च 2023 के बीच 3.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कराई। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से अंतरित कुल धनराशि 44 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। लोगों को सीधे तौर पर और अब समय पर उनका हक मिलता है। इस प्रणाली ने लाभार्थियों के डेटाबेस को साफ करने में मदद की है। 5.87 करोड़ से अधिक अयोग्य राशन कार्ड धारकों को हटा दिया गया है और 4.23 करोड़ डुप्लीकेट या नकली एलपीजी कनेक्शन रद्द किए गए हैं, जिससे कि कल्याण प्रणाली अधिक लक्षित और पारदर्शी हो गई है। 2022 में लॉन्च किया गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाना है। ये पूरे भारत में विक्रेताओं, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए एक समान अवसर बनाने की परिकल्पना करता है। जनवरी 2025 तक विक्रेता और सेवा प्रदाता 616 से ज्यादा शहरों में फैले हुए हैं, जो कि ONDC नेटवर्क के भौगोलिक कवरेज का विस्तार करते हैं। जनवरी 2025 तक ONDC प्लेटफॉर्म पर 7.64 लाख से ज्यादा अधिक विक्रेता, सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। 2016 में लॉन्च किए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM को 5 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सामान्य उपयोग की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान की जाती है। जनवरी 2025 तक GEM ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के 10 महीनों के भीतर 4.09 लाख करोड़ रुपए का
AGMV दर्ज किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग 50% की वृद्धि दर्शाता है। GEM के पास 1.6 लाख से ज्यादा सरकारी खरीदारों और 22.5 लाख से ज्यादा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क है। भारत की डिजिटल यात्रा ने पिछले एक दशक में जो प्रगति की है, वो अब सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं रही, ये अब देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रही है। आज डिजिटल उद्योग पारंपरिक क्षेत्रों की तुलना में कहीं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सहायक नहीं है, बल्कि विकास का प्रमुख इंजन बन चुकी है। सरकार की नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा टैलेंट के दम पर डिजिटल सेक्टर ने भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 5वां हिस्सा बन जाएगी। ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे है लाखों नए अवसरों का जन्म, रोजगार में बढ़ोतरी और निरंतर नवाचार। डिजिटल इंडिया ने सिर्फ सेवाएं डिजिटल नहीं दी, बल्कि एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिस पर अगली पीढ़ी की भारतीय अर्थव्यवस्था टिकेगी। भारत अब केवल डिजिटल तकनीक को अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि उसे गढ़ने वाला राष्ट्र बनता जा रहा है, और ये बदलाव देश को वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर सबसे आगे ला रहा है। बीते 11 वर्षों में भारत में ई गवर्नेंस ने एक नई कहानी लिखी है। अब सरकारी सेवाएं न सिर्फ तेज और आसान हो गई हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुलभ भी हो गई हैं। डिजिटल इंडिया की इस यात्रा में ई गवर्नेंस ने जनता और सरकार के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है। अब नागरिक एक क्लिक पर अपनी जरूरत की सेवाएं पा सकते हैं, और इसी सोच को आगे बढ़ाता है मिशन कर्मयोगी। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो हमारे सिविल सेवकों को नई सोच, नए कौशल और सही दृष्टिकोण से लैस कर रहा है। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू हुआ कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म देश में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का पूरा परिदृश्य बदल रहा है। अब अधिकारी सिर्फ आदेश नहीं, समाधान का हिस्सा बन रहे हैं, और वो भी तकनीक के जरिए। मई 2025 तक 1.07 करोड़ से ज्यादा कर्मयोगी इस डिजिटल मंच से जुड़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर 2588 से भी ज्यादा पाठ्यक्रम मौजूद हैं, और अब तक 3.24 करोड़ लर्निंग सर्टिफिकेट्स जारी किए जा चुके हैं। ऑनलाइन आमने सामने और मिश्रित फॉर्मेट में लगातार सीखने की सुविधा देकर ये मंच न केवल अधिकारियों की क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं देने में मदद कर रहा है। कर्मयोगी भारत एक ऐसा प्रयास है जो प्रशासन को सिर्फ तेज नहीं, बल्कि जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित बना रहा है। यही है भविष्य का सशक्त भारत, समर्पित और डिजिटल रूप से दक्ष। डिजिटल इंडिया की जब बात होती है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर भारतीय की जेब में है, वो है डिजिलॉकर। डिजिलॉकर की शुरुआत साल 2015 में हुई, एक ऐसे वॉलेट के रूप में जहां हर भारतीय नागरिक अपने जरूरी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में कहीं भी कभी भी सुरक्षित रख सकता है। इसका मकसद था कागजी झंझट से मुक्ति दिलाकर हर नागरिक को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों की आसान पहुंच देना, और इस मिशन ने उम्मीद से कहीं ज्यादा रफ्तार पकड़ी। डिजिलॉकर उपयोगकर्ताओं की संख्या अप्रैल 2025 तक 51.6 करोड़ हो गई है। जनवरी 2025 से 11 जून 2025 तक कुल 9.42 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने साइन अप किया है, जिसमें अकेले जून महीने में 33.06 लाख साइन अप शामिल हैं। 2015 में दर्ज 9.98 लाख साइन अप की तुलना में 2024 में 2031.99 लाख वार्षिक उपयोगकर्ताओं ने साइन अप दर्ज किया है। आज डिजिलॉकर सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि नागरिकों का भरोसेमंद डिजिटल साथी बन चुका है। स्कूल की मार्कशीट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड, सब कुछ अब एक क्लिक में उपलब्ध है।
डिजिलॉकर न सिर्फ दस्तावेजों की सुरक्षा देता है, बल्कि ये ई गवर्नेंस की असली तस्वीर भी पेश करता है, जहां हर सेवा, हर दस्तावेज डिजिटल, प्रामाणिक और सुलभ है। अब बात उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस को 2017 में लॉन्च किया गया है। इसे भारत में मोबाइल गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। उमंग सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है। मई 2025 तक 8.21 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकरण और 597 करोड़ लेन देन दर्ज किए गए। मई 2025 तक 23 भारतीय भाषाओं में उमंग पोर्टल पर 2300 सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत का डिजिटल परिवर्तन केवल पहुंच तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य लोगों और संस्थानों को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाना है। पिछले 11 वर्षों में इस दृष्टिकोण ने समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है, नागरिकों को सशक्त बनाया है और पूरे देश में डिजिटल शासन को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दी थी। इस पहल का उद्देश्य कम से कम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, जिससे कि वे आत्मविश्वास के साथ साथ डिजिटल सेवाओं और सूचनाओं का उपयोग कर सकें। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित इस योजना ने 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में फैले 5.34 लाख कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल जमीनी नेटवर्क का लाभ उठाया। 31 मार्च 2024 को अपने औपचारिक समापन तक PMG दिशा योजना ने लगभग 7 करोड़ उम्मीदवारों को नामांकित किया था, जिसमें 6.39 करोड़ व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रशिक्षित और 4.77 करोड़ प्रमाणित थे। ये इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक बनाता है। भाषिणी याना राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत एक अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत की भाषाई विविधता को पाटना है। भाषिणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक भाषा की प्रक्रिया की शक्ति का उपयोग करके कई भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती है। इसका कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग करता है। ये प्लेटफॉर्म वास्तव में समावेशी डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद कर रहा है। मई 2025 तक भाषिणी 1600 से ज्यादा AI मॉडल और 18 भाषाओं के साथ 35 से ज्यादा भाषाओं का समर्थन करता है। 8.5 लाख से ज्यादा मोबाइल ऐप डाउनलोड के साथ भाषिणी नागरिकों को अपनी पसंद की भाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने योग्य बनाता है। भारत वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। AI क्षमताओं को बढ़ावा देने, कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी। ये भारत में एक व्यापक और समावेशी AI परितंत्र बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। ये 7 कार्यनीतिक स्तंभों कंप्यूट क्षमता, नवाचार केंद्र, डेटा सेट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंस और सुरक्षित तथा विश्वसनीय AI पर केंद्रित है। 5 वर्षों में 10,371.92 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जिम्मेदार AI नवाचार को आगे बढ़ाना है। 30 मई 2025 तक भारत की राष्ट्रीय कंप्यूट क्षमता 34,000 GPU को पार कर गई है, जो AI आधारित अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत नींव है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत के डिजिटल परिवर्तन की कुंजी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सभी आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शक्ति प्रदान करता है। ये मिशन स्थानीय चिप निर्माण को बढ़ावा देकर एक आत्मनिर्भर, तेज और अधिक सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखता है।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण संबंधी इकोसिस्टम बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित एक कार्यनीतिक पहल है। ये कार्यक्रम सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर और ATMP OST सुविधाओं की स्थापना के लिए समान आधार पर 50% राजकोषीय सहायता प्रदान करता है। ये चिप डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए पात्र व्यय के 50% तक का उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन और 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार का 6 से 4% का परिनियोजन लिंक्ड प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इस मिशन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत के इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत 14 मई 2025 तक 6 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश था। पहले से ही 5 सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माण के उन्नत चरणों में है। 14 मई 2025 को स्वीकृत नवीनतम परियोजना उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास एक डिस्प्ले ड्राइवर चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए HCL और फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। डिजिटल भारत एक नई सुबह है। भारत का डिजिटल युग सिर्फ तकनीक नहीं है, ये है सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नए अवसरों की रोशनी है, सुरक्षित आज और सुनहरे भविष्य के लिए। प्रेरणादायक अभूतपूर्व नेतृत्व नीति से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत। 5G, UPI, AI, भारत नेट जैसी सेवाएं गति दे रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास को गति। मोबाइल व रक्षा उपकरण निर्माण कर हो रहा आत्मनिर्भर भारत अब विश्व में एक्सपोर्ट करता है भारत। स्वरोजगार उद्यमिता से बन रहा है सशक्त राष्ट्र। अनेकों जनहितैषी योजनाएं बांध रही हैं पुल ग्रामीण आमजन और आर्थिक विकास के बीच। विकास के अमृत काल में मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था। मोदी जी बना रहे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत का अमृत काल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। अब आप कहेंगे कि भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी कि BKS का इस गीत से क्या संबंध है? संबंध इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में विज्ञान ने जितनी भी प्रगति की है उसमें शून्य, दशमलव, भूगोल, खगोल और काल गणना जैसी चीज़ें शामिल हैं, जिनके चलते दुनिया का चांद पे जाना मुमकिन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव और आज खबरों की ABC में बात भारतीय नॉलेज सिस्टम की। Though the elected leaders of a free nation enjoy the confidence of their people, it is the people themselves, unknown and unsung, who weave and wear the fabric of democracy.
The aims and ideals that became reality on our attaining independence were well expressed through the adult franchise clause incorporated in our Constitution. आजादी के 75 साल बाद आखिर भारतीय नॉलेज सिस्टम पर बात करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के जरिए भारतीय नॉलेज सिस्टम को सिरे से नकार दिया। संस्कृत को मृत भाषा और वेदों को गडरियों के गीत बता दिया। और मजे की बात यह है कि अंग्रेजियत से प्रभावित भारत के एक बड़े वर्ग ने ये मान भी लिया। इसी मान्यता को खारिज करने का नाम है भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी BKS। सबसे पहले सुनते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे लेकर क्या कहा। Western constructs were paraded as universal truths. To put it more bluntly, untruth was camouflaged as truth. While indigenous insights were dismissed as relics of primitive past, this was not an error of interpretation. It was an architecture of erasure, destruction, decimation. And what is more tragic, this selective remembrance continued even after independence. What should have been our fundamental pride was not even on the radar. How can you be not cognizant of your core values? India's rise as a global power must be accompanied by the rise of its intellectual and cultural gravitas. This is very significant. Rise without this is not lasting. Rise without this is not in harmony with our traditions. The strength of the nation inhabits in its originality of its thought, the timelessness of its values, and the resilience of its intellectual traditions. That is the kind of soft power that endures, and soft power is potent in the world we live. दरअसल 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने ये तत्वज्ञान संसार को दिया था। तब से लेकर आज तक अकेले भगवद गीता का दुनिया भर में 75 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अकेले अंग्रेजी में ही इसके 300 से ज्यादा अनुवाद हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये सब गडरियों के गीत थे तो दुनिया इनके सामने समर्पित क्यों है? दरअसल वो इसलिए कि मनुष्य के हर संशय का समाधान अर्जुन के जरिए इस संवाद से दिया गया है। ये बात तो अकेले भगवद गीता की है, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत बड़ा सागर है। इस सागर में 4 वेद हैं, वेदांग हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, जैन आगम हैं, बौद्ध त्रिपिटक हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं और भी बहुत कुछ है। ये वो ज्ञान सागर है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हजारों साल से गोते लगा रहे हैं। भारत में ज्ञान की इस उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जिन भी महापुरुषों ने किया, ये देश यहाँ तक कि पूरी दुनिया उनकी ऋणी है। दरअसल ये सूची बहुत लंबी है। अगर उनमें से किसी एक भी नाम पर ठहरा जाए तो हर विषय इतना गंभीर हो जाता है कि वो शोध के साथ ही पूरा होता है। ये बात सही है कि हमारे समाज ने सबसे पहले प्रकृति को समझा और प्रकृति के साथ जीने की समझ विकसित की, जिसे लेकर आज दुनिया भर में इतनी माथापच्ची हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक विकास नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। इसलिए कर सकते थे क्योंकि उन्होंने ताम्र युग का निर्माण भी किया, यानी तांबा बनाना भी शुरू किया और लोहा बनाना भी उन्होंने ही शुरू किया। वो अष्ट धातु के उपयोग को भी जान रहे थे। जब दुनिया में अंधकार युग चल रहा था, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा, काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, धन्य, गौर, वल्लभी जैसे
39 विश्वविद्यालयों में लाखों भारतीय और विदेशी छात्र पढ़ रहे थे। शायद इसलिए दुनिया, खासकर एशिया में भारत की छवि विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुकी थी। भारत ने भी इस जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी दुनिया को आह्वान किया कि एतत् देशे प्रसूतस्य शका सागाद्र जन्मनाः स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरेण पृथ्व्या सर्व मानवाः। हे पृथ्वी के सब लोगों, आओ और अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाओ। दरअसल इस आत्मविश्वास को हम भुला बैठे और शायद इसलिए भारत की प्रतिभा ने भी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शिक्षण संस्थानों की ओर रुख किया। वरना सच तो यह है कि दशमलव या जीरो की बात तो छोड़िए, आज पूरी दुनिया में जिन अंकों का उपयोग हो रहा है वो भारत से ही दुनिया भर में गए। कैसे गए, हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय अंकों का इतिहास बहुत पुराना है और वे भारत में गणित और खगोल विज्ञान में उपयोग किए जाते थे। भारत के बाद सबसे पहले अरबी व्यापारियों के साथ ये अंक अरब तक पहुंचे, जिन्हें वहां आज भी हिंदसा यानी हिंद से आया हुआ ज्ञान मानकर मान दिया जाता है। लगभग 825 ईस्वी में फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी ने किताब अल हिसाब अल हिंदी लिखी, जिसमें इन भारतीय अंकों का उपयोग किया गया। इसी से वो पूरे अरब जगत में फैल गए। बाद में इन अंकों का लैटिन में अनुवाद हुआ, जिससे वो पूरे यूरोप में फैले। यूरोप में इन अंकों को अरबी अंक के रूप में जाना जाने लगा, हालांकि वे वास्तव में भारतीय मूल के थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इतालवी गणितज्ञ फिबोनाची ने भी अपनी पुस्तकों में इन अंकों का इस्तेमाल किया, जिससे ये अंक यूरोप में फैल गए। जो चांद हो या मंगल या फिर स्पेस स्टेशन या फिर सुपर कंप्यूटर की गणनाएं, दुनिया के सारे विकास की कहानी यहीं से होकर निकलती है। लेकिन इस कहानी के असल लेखक हम भारतीय ही हैं, ये जानकर हमें एक बार फिर बोलना चाहिए कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। ज्ञान जब विशुद्ध होता है तो वो विज्ञान बन जाता है। उसकी ये विशुद्धता प्रयोगशाला के पैमाने पर तो होती ही है, सिद्धांत के प्रयोग की कसौटी पर भी खरा उतर जाने से ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। भ्रम हमें कैसे भरमा देते हैं और भारत इनसे कैसे दो चार हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों में फर्क इतना सा है कि ज्ञान के अनुभूत होते ही वो विज्ञान बन जाता है। इसे ही आधुनिक भाषा में थ्योरेटिकल साइंस और अप्लाइड साइंस कहा जाता है। गजब की बात यह है कि भारत में ज्यादातर रिसर्च ऋषियों ने की। रिसर्च से पहले या यूं कहिए कि विज्ञान से भी पहले उनके लिए एक आदर्श समाज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रही होगी। शायद इसी के बरक्स वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और तमाम ग्रंथों की रचना हुई। हमारे समाज ने जो जीवन मूल्य गढ़े, उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई। इसी से एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें 4 आश्रम और 4 वर्ण बने। आश्रम उम्र के हिसाब से बनाए गए और कर्म के हिसाब से वर्ण तय हुए। बड़ों की नीयत में कोई खोट नहीं था, लेकिन आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद कुछ चीजों को विवादित बनाने की कोशिश जरूर हुई। हम एक जिंदा समाज थे। हम संशोधन के साथ अपनी चीजों को और सुंदर बना सकते थे, लेकिन हमने उन्हें सियासत के चलते समाप्त करने का नारा दिया। हम हॉस्पिटैलिटी से आकर्षित हुए और अपनी परंपरा में हॉस्पिटैलिटी के काम को संभालने वाले लोगों को नकार दिया। हमने बड़े ब्रांड और शोरूम में जाकर जूते चप्पल खरीदना शुरू किया, लेकिन अपने चर्मकारों को वो रुतबा नहीं दे पाए। दरअसल ये कारीगर ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ थे। क्या आप जानते हैं कि भारत कभी मजदूरों का देश नहीं रहा? यहाँ या तो किसान थे या कारीगर या फिर कारोबारी। इन्हीं तीनों के बल पर 15वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 36% था, जो अंग्रेजों के आने तक भी 24% रहा। लेकिन अंग्रेज देश को कितना लूट चुके थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो देश को छोड़कर गए तो 24 के बीच एक दशमलव आकर टिक गया।
इस लूट का जिक्र भारत के एक प्रतिभावान सांसद शशि थरूर ने अपनी किताब में बखूबी किया है। इसमें एक और लूट थी, वो थी बौद्धिक लूट। इसके लिए बाकायदा एक सोसाइटी बनाई गई जिसको एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता है और उसका लक्ष्य था भारत को नीचा दिखाना। उनके पूरे शैक्षणिक पैटर्न को बदल दिया गया, वो भी इस तरह से कि हमारी पीढ़ियां अंग्रेजी सीखते सीखते अंग्रेजियत भी सीख जाएं, ताकि वो ये मानने लगें कि भारतीय नॉलेज सिस्टम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो मानने लगें कि हाँ, संस्कृत एक मृत भाषा थी और वेद गणरियों के गीत, ताकि वो ये भी मानने लगें कि भारद्वाज संहिता जैसी कोई किताब है ही नहीं, जिसमें विमान विद्या का विस्तार से जिक्र है, जिसमें विमान को 4 तरह के ईंधन से चलाने का मॉड्यूल है, यहाँ तक कि विमान को अदृश्य किए जाने का डिटेल भी दिया गया है, ताकि वो ये भी मानने लगे कि साणाचार्य ने प्रकाश की गति को हजारों साल पहले एक्यूरेट नहीं बताया था। वो ये मानने लगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उपकरणों का उपयोग करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारतीय नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया के लोग थे, ताकि वो ये मानने लगे कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे गणितज्ञों ने ही बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में कोई योगदान नहीं दिया। शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली और अनंत की अवधारणाएं भी भारत की नहीं है, ताकि वो ये मानने लगे कि चिकित्सा जगत में चरक और सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में कोई खोज नहीं की, ताकि वो ये भी मानने लगे कि नागार्जुन जैसे रसायनज्ञों ने धातुओं और रसायनों के गुणधर्म का कोई अध्ययन ही नहीं किया, ताकि वो ये भी मानने लगे कि पौधों में जीवन का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से जगदीश चंद्र बोस नहीं बल्कि कोई गोरा अंग्रेज रहा होगा, ताकि वो ये मानने लगे कि प्रफुल्ल चंद्र रे, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, श्रीनिवास रामानुजन ये वो नाम हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधुनिक नायक हैं, जिन्होंने भारत के विज्ञान की एक मजबूत और उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाया है। यही वो नायक हैं जिन्हें लेकर देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जब ये बताया गया, छात्रों को जगाया गया, तो उन्होंने जरूर इसे समझा होगा, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझा होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझा। हालांकि इसे जगाने, समझने और समझाने और इस सिलसिले को जारी रखने की जरूरत अभी भी बनी हुई है। आज भी जब हम भारत के प्रौद्योगिकी विकास परंपरा की बात करते हैं तो कई लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दरअसल इन्हीं संदेह से उपजते हैं कुछ सवाल ये कि क्या भारत ने कभी कोई प्रयोग किए? क्या भारत की खुद की कोई टेक्नोलॉजी रही? क्या भारत के पास तकनीकी ज्ञान था? दरअसल ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हमसे हमारे कई वैज्ञानिक मित्र पूछ लेते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब पेश करती है ये रिपोर्ट। भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा में इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, काइनेटिक्स, भूगोल, विमान शास्त्र, नेवी, टेक्सटाइल, गणित, कालगणना, खगोल, आर्किटेक्ट, केमिस्ट्री की मिस्ट्री, वनस्पति, कृषि, प्राणी और उसका स्वास्थ्य, और फिर उसमें वनस्पति के स्वास्थ्य के लिए वृक्ष आयुर्वेद हो या पशुओं के स्वास्थ्य के लिए गो आयुर्वेद, सब कुछ पढ़ाया जा रहा था, सबके ऊपर अनुसंधान हो रहा था। आज जो कुछ है वो प्रमाण के साथ है। हम तो ये मान चुके थे कि वैज्ञानिक परंपरा पश्चिम की ही देन है। भारत गणित में अच्छा है, बहुत अच्छा। भारत का दर्शन आश्चर्यजनक है, अति उत्तम है। कृषि के क्षेत्र में भी भारत ने कुछ किया है, किंतु जैसे ही आप भारत के प्रौद्योगिकी विकास परंपरा की बात करें तो लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। क्या कभी भारत ने भी प्रयोग किए? भारत में कोई प्रौद्योगिकी कभी रही भी है क्या? क्या भारतीयों को कोई तकनीकी ज्ञान था? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो कई वैज्ञानिक मित्र आज भी पूछ बैठते हैं। ज्यादातर छात्रों को हमारी अद्वितीय वैज्ञानिक उपलब्धियों की कोई जानकारी ही नहीं है। बात अगर यूरोप की करें तो सन
1662 में स्थापित हुई रॉयल सोसाइटी के लोग हफ्तों तक इस प्रश्न पर बहस कर रहे थे कि जीवित मछली में वजन ज्यादा होता है या मरी हुई में। वे इसका उत्तर खोज नहीं पाए, जबकि भारत में लोगों की तो बात छोड़िए, वृक्षों पर पूरे अनुसंधान के साथ वृक्ष आयुर्वेद के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था। कुछ वर्षों पहले वृक्ष आयुर्वेद पर एक पुस्तक प्रकाश में आई। यूनेस्को के एक अधिकारी ने इस पुस्तक को खोजा। पुस्तक की संस्कृत पांडुलिपि उनके हाथ लगी। हमारे देश के वनस्पति वैज्ञानिकों को इस ग्रंथ की कोई जानकारी नहीं थी। इस प्राचीन पुस्तक में प्रकाश संश्लेषण, बीजों के निर्माण, कोशिकाओं में प्लाज्मा की उपस्थिति, पत्तियों में कोशिकाओं के होने, वृक्षों द्वारा गैसों का निर्माण, सरीखी तमाम बातें दर्ज हैं। ये पुस्तक 5000 साल पहले महाभारत काल में महर्षि पाराशर ने लिखी थी। यानी हमें सूर्य की किरणों से वृक्षों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों की कोशिकाओं और उसमें मौजूद प्लाज्मा की जानकारी थी। यूनेस्को ने इस पुस्तक को मान्यता दी। हालांकि ये आश्चर्य भी जताया गया कि बिना सूक्ष्मदर्शी के इतनी जानकारी कैसे मिल सकती है, किंतु पुस्तक में वर्णित तथ्य एकदम सत्य और सटीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज कई शताब्दियों पहले बोधायन ने की थी। बोधायन के ग्रंथ शुल्ब सूत्र में ये पहले से दर्ज है, जबकि इसे भारत में पाइथागोरस के नाम से पढ़ाया गया। हीन भावना के हम इतने शिकार हुए कि ये सोच बन गई कि हम भारतवासी इतने प्रतिभावान आखिर कैसे हो सकते हैं। जब यूरोप ने जस्ते और पारे का पता लगाया, उसके सैकड़ों साल पहले हमारे देश में इनका धातु विज्ञान और औषधियों में इस्तेमाल बखूबी हो रहा था। नागार्जुन ने इन दोनों के अलग अलग प्रयोगों का सविस्तार जिक्र किया है, लेकिन इसे हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। दरअसल अंग्रेजों ने सबसे बड़ा षड्यंत्र ये किया कि हमारे पाठ्यक्रम से उन्होंने धीरे धीरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति के सभी संदर्भ हटा दिए। केरल में आज भी अर्णामुना को कौन नहीं जानता, जिस शीशे को हजारों साल से अपनी बेटियों को विदाई में देने की प्रथा है। ऐसी तमाम तकनीक हमारे पास रही हैं, जिनके दस्तावेज आज भी हैं और कई प्रमाण भी, जिनमें दिए गए प्रयोगों को साबित करने के लिए एक बार फिर से प्रयोग की जरूरत है। प्रयोगशालाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार है। इसमें से ज्यादातर प्रयोग तो ऐसे हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, जो हो चुके हैं। जरूरत उन्हें आधार बनाकर भारत को और आगे ले जाने की है। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि भारत में ज्ञान और विज्ञान की एक पूरी की पूरी परंपरा है, जिसे आज दुनिया भर में इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में जाना जा रहा है। दरअसल आज का ये जो एपिसोड है, ये इस शानदार परंपरा की ओर देखने भर की अपील है। अगर आप इसमें रुचि लेंगे या देखेंगे तो निश्चित ही आपका मन गर्व से भर उठेगा और आप एक बार फिर बोल उठेंगे कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। खबरों की ABC में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए फ्रेज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। Voices of over 1 billion citizens converge. India is a land of diversity, a cradle of knowledge and spirituality, a hub of valor and entrepreneurial spirit, and a blend of artistic genius and technological prowess. In the last 10 years, India has made remarkable progress, rising as the world's 5th largest economy,
transforming villages through Digital India, empowering young girls through Beti Bachao, Beti Padhao, leading globally in renewable energy and sustainable development. Under the broader framework of its G20 presidency, India hosted the 9th G20 Parliamentary Speakers Summit, P20, in October 2023, chaired by the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Om Birla. The summit saw the participation of the Pan-African Parliament, highlighting India's efforts to strengthen the voice of the Global South. With the longest written constitution, India ensures justice, liberty, equality, and fraternity for all its citizens. As the world's largest democracy, India stands as its beacon, a legacy of resilience and hope for generations to come. सुरक्षित सशक्त हो हर बेटी, बढ़ती जाए उड़ती जाए बिना रुके, ये है मोदी जी का संकल्प। घर, स्कूल व कार्यस्थलों पर स्वच्छ सुरक्षित संसाधन विकल्प। बेटियां आगे आ रही हैं, प्रसूति सेवाएं व सहायता मिल रही है। बदला है आज, बदला है कल। धुएं से मुक्ति है हर घर स्वच्छ जल। हर क्षेत्र में दम दिखा रही हैं। खेतों से संसद तक महिलाएं परचम लहरा रही हैं। विकसित भारत के अमृत काल का संदेश, हो रही सशक्त महिलाएं, हो रहा सशक्त देश। विकसित भारत का अमृत काल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपका शो सरोकार, वो मंच जहां बात सिर्फ खबरों की नहीं लोगों की होती है, जहां सवाल उठते हैं वो भी ऐसे जो हर घर की चौखट को लांघते हैं, दिल में उतरते हैं और सोच को झकझोरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटल प्रेशर, परवरिश या प्रतियोगिता। ये केवल एक सवाल नहीं बल्कि हर उस माँ बाप का दर्द है जो सोचते हुए सो नहीं पाते कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कहीं उसे तोड़ तो नहीं रही। सीबीएसई के द्वारा मार्च 2025 में एक सर्वे जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि देश के लगभग 20% माता पिता अभी भी पेरेंटिंग की बेसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। साइक सेंट्रल की रिपोर्ट कहती है कि पेरेंटल प्रेशर बच्चों की नींद, आत्मविश्वास और इमोशनल हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा है। यूएस सर्जन जनरल की एक एडवाइजरी ये बताती है कि हर तीसरा पेरेंट बर्नआउट और अकेलेपन का शिकार है और ये तनाव बच्चों तक इमोशनली ट्रांसफर हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपकी ओवर केयर ही आपके बच्चे की ओवर प्रेशर तो नहीं बन रही? हमने पेरेंटिंग को नर्चरिंग से बदलकर अब परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया है। बच्चे अब सिर्फ मुस्कुराते चेहरे नहीं, चलते फिरते रिपोर्ट कार्ड्स बन चुके हैं। मार्क कितने आए आपके? XYZ का बच्चा तो IIT में चला गया। क्या हम कंपटीशन में अपने बच्चों की जिंदगी से कहीं ना कहीं खेल तो नहीं रहे, उनकी मासूमियत को छीन तो नहीं रहे? कई बार लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक लाइन है जो कि बहुत थिन है, उसे देखना समझना जरूरी है। एक ग्लोबल रिव्यू के अनुसार 57% पेरेंट्स आज बहुत ज़्यादा मायूस हैं और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक 66% माता पिता खुद को अकेला और आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ बच्चों का संकट नहीं, ये एक पूरे समाज की चिंता है, क्योंकि अगर माता पिता थकेंगे तो बच्चों को सहारा कौन देगा? इसलिए आज सरोकार के इस विशेष मंच पर हम यही पूछेंगे कि क्या आज की परवरिश प्यार से ज्यादा परफॉर्मेंस मांगती है? क्या हम बच्चों के लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए माँ बाप बन रहे हैं? और सबसे अहम, क्या हम इस तनाव के चक्रव्यूह से निकल सकते हैं? आज हमारे साथ
संसद टीवी के स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल मौजूद है, आपसे उनका परिचय करा दूं। अनुराधा सिन्हा जी हैं, आप डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं मिलेनियम स्कूल नोएडा, जो कि स्कूल की भूमिका और पेरेंट्स की चुनौतियों को बखूबी समझती हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। और साथ ही मेरे साथ हैं जानी मानी पेरेंटिंग एक्सपर्ट, पेरेंटिंग कोच जया खन्ना जी, जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को गाइड किया है। अच्छे माँ बाप बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, ये समझाया है। आपका भी बहुत स्वागत संसद टीवी में। और जाने माने डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर ओम साई रमेश वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, जो कि पेरेंटल मेंटल हेल्थ पर विशेषज्ञ दृष्टिकोण लेकर हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उसके साथ ही मेरे साथ एक बहुत ही जागरूक ऑडियंस मौजूद है, जिसमें पेरेंट्स भी हैं, वो बच्चे भी हैं जो कि कॉलेज में हैं, वो बच्चे भी हैं जो 10th या 12th का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या उन्हें उसमें अपीयर करना है, यानी कि वो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी भी है इस पेरेंटिंग प्रेशर के, और वो माँ बाप जो कि इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जया खन्ना जी मैं आपसे करूंगी। अगर हम बहुत ही सिंपली समझना चाहें, क्या है ये पेरेंटिंग प्रेशर, और आप तो सैकड़ों माता पिता से मिलती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, क्या सबसे बड़ी जो पेरेंटिंग में गलती हो रही है वो आप उसे कहाँ पे चिन्हित करती हैं, कहाँ पे मार्क करती हैं, और कब जो पेरेंटिंग है वो प्रेशर में बदल जाती है? मैं आपको पहले तो ये समझाना चाहूँगी कि पेरेंटिंग और कितना सही मानती हैं, और क्योंकि स्कूल और पेरेंट्स का रिश्ता बहुत ही समझदारी से भरा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलके बच्चे को नर्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप स्कूल की भूमिका को कैसे देखते हैं? और जो मेरा सवाल था कि प्रेशर क्या वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है या आ रहा है? प्रेशर जो है ना, ये सेल्फ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये प्रेशर कोई आपके ऊपर डाल नहीं सकता। अब प्रेशर हर किसी को आप देखेंगे तो अलग तरह का प्रेशर होता है। तो ये अगर बोलना कि हम प्रेशर डालें तो हम तो सब पे सेम प्रेशर डालेंगे अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं, पर स्कूल अगर डाल रहा है या कोई भी डालता है किसी के ऊपर, तो आजकल जो एक नॉर्मल तौर पर देखा गया है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और वो वाली प्रेशर की पढ़ाई करो और नंबर लाओ, ये तो सदियों से था, ठीक है। आज पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से बढ़ गया है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो ये टाइम ना होने की वजह से हर बच्चा अपने हर एज में, जिस भी एज में है, उसकी एक कोई नीड होती है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे। अलग अलग लेवल पे नीड्स चेंज होती रहती हैं, पर जब वो सफाइस नहीं होता है तो वो एक प्रेशर का रूप ले लेता है जी। तो ये बिल्कुल कहना कि यहाँ से आ रहा है, अगर आप टीचर्स से बात करेंगी तो वो कहेंगे कि प्रेशर वहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक द चाइल्ड इज आर्स, ओके, एंड वेर एवर द होम एंड स्कूल, जहाँ पे भी इन दोनों की अच्छी एक पार्टनरशिप चलती है, वहाँ बच्चे को कोई प्रेशर फील नहीं होता है। डॉक्टर ओम साई, कब ये, चाहे हम किसी भी प्रेशर की बात करें, अगर हम खासकर पेरेंटिंग प्रेशर की बात कर रहे हैं, कब ये मेडिकल इलनेस में बदल जाता है? किसी भी चीज़ की कहते हैं प्रेशर इज़ गुड, मतलब एकदम प्रेशर अगर नहीं, कई बार प्रेशर जो है वो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कब ये प्रेशर जो है वो मेडिकल इलनेस में बदल जाता है, और वो कौन से ऐसे साइन है जब हम उसे नोट करने की या मार्क करने की या सचेत होने की ज़रूरत है कि इट्स अलार्मिंग नाउ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैडम आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल संसद टीवी को थैंक्स कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मौका मिला है कि हमारा ओपिनियन शेयर करने के लिए। आपका प्रश्न को जवाब देने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव 1 or 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक्चुअली मैंने सुना है कि पेरेंटिंग एक 25 इयर्स प्रोजेक्ट होता है। आप एक बार शुरू किया तो 25 इयर्स 30 इयर्स तक चलते रहते हैं। मतलब आप ये प्रोजेक्ट में बीच में आउट नहीं हो सकता है और बीच में हट नहीं सकता है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट इट इज़ ए लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम एक पर्टिकुलर रीज़न को हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर जो आज डिस्कस कर रहा है ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो जाता है। नॉट अबाउट ओनली द स्कूल, नॉट अबाउट ओनली द वन पर्टिकुलर पेरेंट, नो, मल्टीपल रीजंस होता है। जैसे कि हमारा डिस्कशन में ऑलरेडी शुरू हो गया, एकेडमिक प्रेशर हो सकता है,
फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकता है, वर्क प्रेशर्स हो सकता है। और दूसरी चीज़ आप सभी मानते हैं, इफ़ आई से, आजकल सिंगल चाइल्ड फैमिली ज़्यादा हो गया है और मतलब फैमिली साइज़ छोटा हो गया है। पहले तो 4-5 लोग रहते थे, अरे एक पढ़ रहा है दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी 1 या 2 बच्चे रहते, पढ़ना ही पढ़ना है और वो भी 90% से ज़्यादा आना है। दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो चुका है, इंटरनेट आ चुका है, मोबाइल्स आ गया, ये सारे चीज़, ये एवरीथिंग इज़ रियली कॉजिंग दिस पर्टिकुलर प्रेशर। ऐसा एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। तो इसके बाद मैडम का प्रश्न जो था, ये जो पेरेंटल प्रेशर जो होता है वो कभी बीमारी भी हो सकता है। यस, हो सकता है। और वैसे तो हर चीज़ एक हद से बढ़कर करेंगे तो बीमारी हो जाएगा, प्यार भी ज़्यादा करेगा तो बीमार हो जाएगा, आप खाना भी ज़्यादा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो लाइकवाइज अगर आप पेरेंटिंग ज़्यादा करेगा, प्रेशर ज़्यादा लेगा तो नेचुरली यू आर प्रोन टू हैव एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो कैसे पता चल जाता है? बेसिकली ये जो आपका पेरेंटिंग प्रेशर जो होता है वो अगर बच्चा का फ्यूचर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है और आपका वर्क के ऊपर भी प्रेशर, मतलब उसका असर दिखाई दे रहा है, आपका मैसेज बता सकेंगे, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज बता सकेंगे। सो मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स को सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसकी पिक्चर को समझना चाहिए और अपने आप को सबसे पहले समझना चाहिए कि हम एक बेस्ट पेरेंट अपनी तरफ से होंगे, ना कि दुनिया के हिसाब से बेस्ट पेरेंट। यानी कि हर आदमी का जो पैमाना है वो अलग हो सकता है, आपकी तस्वीर अलग हो सकती है, हर बच्चा अपने आप में ख़ास है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एक जो कंपैरिजन का जो चार्ट है वो अपने आप में एक बेमानी हो जाती है ऐसे में। अनुराधा जी, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली। अनुराधा जी, सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कई बार जो एकेडमिक रैंकिंग है वो एक पैमाना हो जाता है और पेरेंट्स उसे मान लेते हैं सफलता की, ऐसे में स्कूल की जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं और समाज की भी ख़ास तौर पे? वो रैंकिंग का प्रेशर तो सदियों से चला आ रहा है और हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम उस पे हम नहीं जाते उस पे। स्कूल्स में आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्कूल्स प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक काफ़ी लीनियंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट। दे डोंट इवन गिव ग्रेड्स कि ठीक है, ऐसा कुछ पता ना चले, ग्रेड्स दिया, मार्क्स नहीं दिया, ठीक है, रैंकिंग नहीं दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनाया। बट हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि पेरेंट्स जो हैं वो आकर पूछते हैं मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है क्लास में, ठीक है, तो आपने नहीं दिया पर हमें बता तो दीजिए वो फर्स्ट 10 में आ रहा है कि नहीं, टॉप 3 में आ रहा है कि नहीं। तो वो उसके बाद आप ना दें, बट ये हमारे सोसाइटी में या एक पेरेंट के दिमाग में इतना है, मैंने इतनी मेहनत की बच्चे के साथ या मेरा बच्चा ने रात भर पढ़ाई की, तो इतनी मेहनत करने के बाद वो कहाँ ठहरता है क्लास में। तो वो शुरू वहीं से हो जाता है। और कंपैरिजन जो आपने अभी बोला कि कंपैरिजन मापदंड नहीं है, तो ये रैंकिंग तो कंपैरिजन ही है ना। आप फर्स्ट हो तो हम सेकंड हैं, वो थर्ड है। तो ये रैंकिंग मेरे नज़र में सही नहीं है। परसेंटेज तो हमें निकालना पड़ता है और वो भी सीनियर क्लासेस में, और बाद में जाकर जब कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट निकलती है वहाँ तो वो फेस करना ही पड़ता है। तो हमें थोड़ी थोड़ी कंपटीशन के लिए तो बच्चे को तैयार करना होगा। लेकिन इसके साथ ही अनुराधा जी, हमें बियॉन्ड द मार्क्स भी सोचना होगा। बिल्कुल, कि बच्चे सिर्फ अंकों का एक पुलिंदा नहीं, हर बच्चे की एक यूनिकनेस है, एक क्वालिटी है, और माँ बाप को भी अपने बच्चे को उस तरीके से लेना होगा, ना कि ये देखे कि सिर्फ मार्क्स ही उसकी सफलता का या उसके टैलेंट का पैमाना बना दे। बिल्कुल सही। और बहुत हद तक ये चीज़ चेंज हो रहा है। बहुत पेरेंट्स आजकल हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने अपने बच्चे की टैलेंट आइडेंटिफाई की है, पर पढ़ाई में वो इतना अच्छा नहीं करेगा, बट वो और फील्ड्स में है, उसको चांस दीजिए। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि चीज़ें अच्छाई की तरफ नहीं बदल रही हैं। लोग दूसरे करियर्स भी देखने लगे हैं अपने बच्चों के लिए, और ये लोग अपने बच्चे को एक होल में देखना शुरू कर दिया है लोगों ने। बट कुछ लोग अभी भी हमारे लिए कोई रूल और दूसरे के लिए कोई और रूल वाले प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, बाग में लगा हर फूल जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर फूल की अपनी एक अलग विशेषता, एक अलग महक है।
और तभी तो बाग इतना खूबसूरत बनता है। हर फूल एक जैसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमें भी सोसाइटी में इस डिफरेंस को स्वीकार करना होगा और हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना होगा, उसको ज़्यादा हाईलाइट करना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा। एक बहुत ही जागरूक ऑडियंस मेरे साथ है, मैं चाहती हूँ आपका भी पार्टिसिपेशन हो। और चूँकि पेरेंटिंग प्रेशर पे बात हो रही है तो मैं चाहूँगी आप में से जो मैं देख रही हूँ 5-6 पेरेंट्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी एक जो सवाल करना चाहे, हमारे तीनों खास पैनलिस्ट हैं, किसी भी एक से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए जी, बताइए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर माइक हो तो उन्हें दे दें प्लीज़। मैम मुझे नहीं पता ये सवाल किससे पूछना चाहिए, पर जब मेरा एक समय था 12वीं क्लास में, सेम प्रेशर मैंने फ़ील किया था। मेरे पापा बैंक में थे तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यही था कि मुझे भी बैंक में ही कुछ करना है, बट मैं उस चीज़ में शायद अच्छी नहीं थी, मैं क्लियर नहीं कर पाई। आज सेम फेज़ में मेरा बेटा 12th में है। अब मैं उसके पापा IIT इंजीनियर हैं, सेम मेरा बेटा IIT की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पापा बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमें ऐसा लगता है कि वो नेचुरली उसको बहुत एफ़र्ट डालना पड़ रहा है। तो ये कुछ इसका कोई तरीका है? काउंसलिंग भी अभी मिलती है, सब है, पर बच्चे इटसेल्फ में, बच्चों को भी कभी जब पार्टिसिपेशन होता है तो वो इतना रिजिड होते हैं कि नहीं मुझे यही करना है। उनको भी लगता है कि मैं इसी चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और रहता है, बच्चा भी डिप्रेशन में आता है। आज 12th में है बेटा और उसकी 1.5 साल के अंदर लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, नेचर चेंज हो चुका है। पहले वो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा प्लेयर था, अब वो बिल्कुल एक रूम में बंद है। तो ये ना चाहते हुए भी एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन और एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एग्जांपल, एंड दिस इज अलार्मिंग। इसका आंसर कौन देना चाहेगा? मेरा हिसाब से आपको एक समझना इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली जैसे मैडम ने बताया कि सिर्फ रैंक और नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैडम भी बता रहे हैं। और हर एक बच्चा में कुछ तो कुछ हुनर रहता है। बेसिकली पेरेंट का काम ये होता है कि बच्चा का हुनर क्या है आइडेंटिफाई करना है और उसको ग्रूम करना है। और सिर्फ नंबर का पीछे भागना नहीं चाहिए। और वेदर यू लाइक इट और नॉट, हम सभी लोग एज ए पेरेंट बिना हमारा नॉलेज कभी कभी कह देते हैं हमारा बच्चा भी IIT जाना है, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनना है, हमारा बच्चा भी इंजीनियर बनना है। अनफॉर्चुनेटली ये हम जब करता है तो हम उसको मिस्टेक नज़र नहीं आता है, वो तो ऐसे कह देते हैं, बट लेकिन बच्चा का दिमाग में वो बैठ जाता है और वो रह जाता है। तो देयरफॉर हमको ये करना चाहिए कि बच्चा को फ्रीडम देना चाहिए। आप क्या बनना चाहिए वो बनो, हम सपोर्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू वेर एवर यू गो, यू कैन गो, वी विल सपोर्ट यू। ऐसा वाला अप्रोच आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड ये जो एक उदाहरण बताते मैं आपको, हमारा साथ जो डिग्री किया मेरे साथ MBBS जो किया है, और जो लोग लास्ट पीछे से 10-15 नंबर जो थे आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, और जो ऊपर से जो टॉप 10 थे दे आर ऑल वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटअप और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो नंबर जो है इट विल नॉट डिसाइड वेयर यू रीच। एक्चुअली आजकल इंटेलिजेंस का साथ साथ में इमोशनैलिटी कैसे है, सोशियलिटी कैसे है, ये हम देखना चाहिए। IQ के बदले में SQ देखो, EQ देखो, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, वो इम्पॉर्टेंट है। बच्चे में वो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो जाता है, उसके लिए क्या करना है वो करना चाहिए। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि शुरू से ही, मतलब आपका बच्चा तो अब 12th में आ गया है और उसने अपने लिए एक टारगेट बना लिया है कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो मैं वो क्रैक कर सकूँगा। वो एक अलग स्टेज पर है। उस समय आपको एक इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है कि ठीक है, किस तरह से ब्रेक्स लिए जाए ताकि हम अपने को अनवाइंड कर सकें। और वो एक स्टेज पर पहुंच गया है। बट उसके पहले जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें उसकी आइडेंटिफाई करने की, यूनिक आइडेंटिटी जानने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको बताएं एक बहुत अर्ली स्टेज से कि बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। और जब हम उनको तरह तरह के करियर्स के बारे में बताएंगे तो आज का डेट, जिस समय में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय उस तरह से है। एक समय था जब 2-4 प्रोफेशंस को ही माना जाता था।
अब तो बहुत प्रोफेशंस हैं, इनको बताया जाए तो ये फटाफट अपनी जगह ढूंढ लेंगे उसमें से, उसके बाद उसके बारे में उसको रिसर्च करने लगेंगे, पेरेंट भी जानेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने बहुत सही कहा कि हम अननोइंगली ये बात कह जाते हैं अपने बच्चे को कि जैसे मैं एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मेरे फादर भी IIT के हैं, तो वो अक्सर मेरे भाई को कहा तक करते थे कि मैं कॉलेज से कानपुर निकलने के बाद अपने बेटे का ही एडमिशन कराने वहाँ जाऊँगा, ठीक है जी। सेकेंड, ये हो सकता है मजाक लगे कि ठीक है वो तो ऐसे बोलते हैं, मैं तो गया नहीं कभी वहाँ पर, बट ये एक प्रेशर छोड़ता है बच्चे के दिमाग में कि मेरे फादर की मेरे ऊपर कितनी हाई होप्स हैं कि वो जाना चाहते हैं, तो मुझे वहाँ पहुँचना ही है। तो अननोइंग प्रेशर पेरेंट रियलाइज नहीं कर रहा है कि उन्होंने ये प्रेशर डाला, बच्चे भी रियलाइज नहीं करते उस समय, बट अननोइंगली हो जाता है, मेकिंग अ प्लेस इन योर माइंड समवेयर, इट्स क्रिएटिंग दैट स्पेस। बिल्कुल। मिस जयस में अगर आपका कोई टेक हो। हाँ जी, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड माय 2 और यहाँ पे मेरा भी एक क्वेश्चन है, जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे में एक ड्रास्टिक चेंज बताया, ये कहाँ पे चूक हो गई कि एक अच्छा खिलाड़ी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है? हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ। हम हमेशा से हम जानते थे वो बहुत अच्छा प्लेयर है और हमने उस चीज़ को बहुत को प्रमोट किया, लेकिन मुझे नहीं पता हमारा इतना प्रमोट करने के बाद में भी उसने डिनाई कर दिया कि मुझे उसमें नहीं जाना क्योंकि मैं उसमें बेस्ट नहीं हो सकता। तो एक ये मतलब किसी भी फील्ड में बेस्ट ही क्यों होना पड़ेगा? कोई एवरेज चाइल्ड क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? 12th हर बच्चा 11th 12th में हर बच्चा ये प्रेशर क्यों फील करता है? कि हमें बच्चे को शुरू से समझाना है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल टू बिकम अ सक्सेसफुल ये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ बेसिकली योर ब्रेन वर्क, कि ब्रेन के अंदर 9 इंटेलिजेंसेस होती हैं। ये हम सबको पता है कि एवरीवन, हमने सुना है कि एवरीवन इज़ बॉर्न जीनियस, बट हम देखते हैं नॉट एवरीवन इज़ टर्निंग इनटू जीनियस। वो इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंसेस किसी तरफ में ज़्यादा शार्प हैं और हमने परवरिश या सपोर्ट सिस्टम किसी और तरफ दिया हुआ है, तो वहाँ पे वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा? वहाँ पे उसको स्ट्रगल होगी, वहाँ पे उसको चैलेंजेस आएंगे ही, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। कुछ भी करके एग्ज़ाम भी क्लियर कर ले तब भी वो किसी ना किसी लेवल पे थकेगा और हताश होगा। तो आजकल आप ये समझिए कि काफ़ी असेसमेंट्स आ गई हैं कि आपको पता चलता है कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस जगह पे आप ज़्यादा सपोर्ट दो तो वहाँ से जीनियस निकलने वाला है। तो इस टाइप के असेसमेंट्स हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं, बायोमेट्रिक असेसमेंट है, तो हम ये ब्रेन को पूरा समझते हैं। तो उधर से हम जितनी जल्दी ये असेसमेंट करा सकते हैं तब हमें पता चल जाए कि ये एक रोड मैप बना हुआ है। अगर आपके पास रोड मैप होता है, जैसे कि GPS सिस्टम, आपको पता है कि ये आपके लिए सही है, तो आप सीधा उसी की तरफ जाते हैं, आप एक्स्ट्रा नॉइसेस को कट कर देते हैं। तो ये अगर आपने असेसमेंट करा ली तो आपको पता है कि आपने कहाँ सपोर्ट देना है, कहाँ जाना है, और बच्चे में एंथू रहेगा, बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ में ऐसे भी कई बार होता है कि बच्चा पीयर प्रेशर में भी कुछ कर रहा होता है और अपना सोच नहीं रहा होता। तो अगर हो सकता है कि उसकी इंटेलिजेंस है भी उस फील्ड में, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आता है कि देन वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एग्ज़ाम में, या अपने आप को बंद कर रहा है, या उसकी बाकी सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं, तो मतलब वो सही सलीके से नहीं पढ़ रहा। तो उसके स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं ब्रॉडली 3 तरीके से करते हैं, ऑडिटरी, विजुअल एंड किनेस्थेटिक। हो सकता है कि वो किनेस्थेटिक लर्नर है और आप उसको विजुअल सपोर्ट देते जा रहे हो, तो वो कैसे उस चीज़ को समझेगा, ग्रास्प करेगा, होल्ड करेगा, रिटेन करेगा और उसको रिकॉल करेगा एग्ज़ाम पे। तो हमें ये सारे असेसमेंट्स अब ईजिली अवेलेबल हैं, तो ये करा के अपने आप को एक सही क्लैरिटी एंड डायरेक्शन के ऊपर चलाने से तो इस टाइप की इश्यूज आती ही नहीं है। जी, आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू। बिल्कुल। जस्ट टू ऐड वन पॉइंट हियर, एक्चुअली ये जो आपका बच्चे के बारे में ना, इन जनरल ये जो 12th क्लास का जो मुद्दा आप उठाया, इसके बारे में मेरा अंदाज़ा ये है कि बेसिकली इट्स ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी चूजिंग देयर पाथ, मतलब इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना। तो बेसिकली इट इज़ एन इंटरमीडिएट फेज ऑफ द लाइफ, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इतना सारे कंपटीशन है, मतलब कम
कम सीटें रहते हैं बट लेकिन ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रैंकिंग ज़रूरत है, तो इसलिए रैंकिंग सिस्टम तो एग्जिस्टिंग है और वो तो हम हटा नहीं सकते। बट इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा का सेल्फ एस्टीम कम होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं व्हेन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो इसलिए एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए केयर गिवर हमारा रोल ये बनता है कि बच्चा का सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए प्लान करना है। वो कैसे करें? जैसे कि अभी किसी बच्चा को नंबर कम आ गए तो उसके बारे में छोड़ के न्यूट्रल टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए, इज्जत से बात कर लीजिए, किसी सोशल मीटिंग्स में बच्चा को रोल दे दीजिए, कोई घर में मेहमान आ रहा है तो बच्चा के साथ बात करवा दीजिए, आप कम बात करो, बच्चा से ज़्यादा बात करा दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू बिल्ट अप द सेल्फ एस्टीम। एक बार बच्चा का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, जैसे मैडम बता रहे थे, एंड आई ऑल्सो सेकेंड टू व्हाट मैडम हैज सेड, हम सभी लोग बच्चों को ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि एक ही टारगेट रखना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मेरे को MBBS क्रैक करना ही है, इंजीनियरिंग सीट क्रैक करना ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ट्राई करो, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो यू शुड हैव ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, देन द चाइल्ड विल बी वेरी कंफर्टेबल। मतलब अरे यार तो चलो कोशिश तो करेंगे, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कुछ और करें, ऐसा अप्रोच रहना। डॉक्टर साहब ने कहा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ए से ज्यादा बेहतर आप सी में परफॉर्म करके कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल से और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस बच्चे को एंड ऑफ द डे ये फीलिंग हमें घर से देना है कि आपका सेफ्टी नेट है, हम वी आर देयर विथ यू, कि इफ you fail in whatever you're trying, nothing is going to fall. It's okay. It's okay, and we are there for you. When the child knows this, the pressure is automatically ऐसा है ना मैडम, आजकल बोलते नहीं पेरेंट्स, बट लेकिन हमारा हाव भाव बच्चे पिकअप कर लेते हैं। सपोज यू में से अरे बेटा कोई बात नहीं, बट लेकिन अंदर जाके चुप हो जाएगा, आप रोएगा या नहीं तो इमोशनल हो जाएगा, तो बच्चा हो गया, सिक्लूडेड रहता है, या एकेडमिक्स ड्रॉप होने लग गई हैं, या खाने पीने में चेंज ड्रास्टिक आ गया है, स्लीप पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज, ये बिहेवियरल पैटर्न बच्चों में नज़र आने लग जाता है। लेकिन तनाव पेरेंट्स का ही है, पेरेंट्स ने ही वो कंडीशन को हैंडल करना है। जहाँ पे मैं बच्चों को हेल्प करती हूँ इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, साथ साथ में मुझे पेरेंट्स को भी यही काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपकी, जैसे सर ने कहा कि जैसे प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना होता है पेरेंट को कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा क्या तरीका है, क्या हमारा तरीका करेक्शन है, कंट्रोलिंग है, क्रिटिसिज्म है, ऑलवेज जजमेंटल है, तो बच्चा दूर होएगा, कटेगा, उसकी सेल्फ एस्टीम, जैसे कहा, सेल्फ एस्टीम नहीं बनेगी, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उसके ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। जब ये तीनों चीज़ें बच्चे के पास में नहीं है तो बच्चा पनप नहीं सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि करेक्शन, कंट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म की जगह पे कनेक्शन बनाया है। फिर वही बात घूम के आती है कि सबसे पहले तो आप अपना रिश्ता बनाइए। रिश्ता में आप कितना भी टाइम जितना स्पेंड कर सकते हैं, बिजी हैं या सिंगल पेरेंट हैं या कैसे भी हैं, आप बच्चे के साथ में जो भी टाइम दे रहे हैं वो क्वालिटी हो, वो कनेक्शन बिल्डिंग हो, तो पेरेंट्स का भी तनाव जो है, बच्चों में चेंजेस नज़र आने लगेंगे, पेरेंट्स का तनाव अपने आप ही ठीक होने लगेगा। पेरेंट्स का तनाव तो बच्चों से ये एक तरीके से विशेष साइकिल है कि किसका पहले आया, लेकिन दोनों को ही साथ के साथ में ही डील करना ज़रूरी है। बिल्कुल। अनुराधा सिन्हा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि स्कूल एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभा सकता है? स्कूल, बच्चा और पेरेंट्स के बीच एक जो ब्रिज बनेगा, उसमें स्कूल की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? और ये चाइल्ड और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है या जो वेलनेस, वेलबीइंग है, आपको लगता है स्कूल की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, कुछ सेशन होने चाहिए? हम देख रहे हैं NEP 2020 होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है और आजकल पेरेंट को इसको लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्कुल, आई थिंक स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जनरेशन हमारी बदल सी रही है, क्योंकि तनाव की जो इतनी बातें हमने की, तो स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है। हर कोई जानता है कि बच्चे टीचर्स की बात सुनते हैं, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि पेरेंट्स भी स्कूल की बात सुनते हैं जी, टू सम एक्सटेंट। तो स्कूल की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि टाइम टू टाइम पेरेंट्स को बुलाएं और
जो इश्यूज स्कूल में दिख रही हैं उन्हीं इश्यूज पे डिस्कशन हो, वही इश्यूज हैं, हर बच्चे की इशू है, तो उस पर एक टाइम टू टाइम डिस्कशन हो। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल काफ़ी इक्विप्ड है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। जैसे कि जया मैम ने बोला कि आप उतने ही बड़े पेरेंट हो जितना बड़ा आपका बच्चा है, ठीक है, बट मैं हर समय अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप 1 टाइम पेरेंट हो, आप 10 ईयर पेरेंट हो, मैं मिलियन ईयर पेरेंट हो गई हूँ। बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखा है। तो हम लोग काफ़ी इक्विप्ड हैं। देयर आर सो मेनी स्पेशलिस्ट्स लाइक जया जी एंड ओम साई जी हु कैन ऑफ कोर्स बी इनवाइटेड टू स्कूल, और वहाँ पर सेशंस किया जा सकता है, उससे एक चेंज आएगा। इवन मैम इन द पीटीएम सेशन ऑल्सो, कि पीटीएम में हम बच्चे की परफॉर्मेंस पे ही सिर्फ डिस्कशन ना करके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें। मुझे लगता है पीटीएम का ये एक पार्ट भी हो जाना चाहिए। हम किस तरीके से माँ बाप की बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में स्कूल का जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो पीटीएम का एक करिकुलम हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो एक पीटीएम होती है जब नॉर्मली वो रिपोर्ट कार्ड वाली पीटीएम, जिस समय हम रिपोर्ट कार्ड डिस्कस करने जाते हैं, बट उसके अलावा स्कूल को एक स्पेशल टाइम हर पेरेंट को देना चाहिए जब वो टीचर्स से जाके मिले और 20-25 मिनट टाइम स्पेंड कर सकें, जहाँ पे 1-to-1 वो भी अपनी समस्या बताएं और टीचर्स भी बताएं कि वो उनको कैसा दिखता है यहाँ पर, और मिलकर दोनों एक सोल्यूशन पर अगर आएं तो ये होगा। बिल्कुल, ये और हमने शुरू कर दिया है ये काम। और बहुत स्कूल्स कर भी रहे होंगे ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक पॉइंट कहना चाहते हैं मैं, ये इन एडिशन टू व्हाट मैडम हैज सेड, एक्चुअली एक डेवलपमेंटल पीरियड एक टर्म यूज़ करता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 to 18-19 ईयर्स तक उसको कहता है कि डेवलपमेंटल पीरियड। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी बढ़ते जाएगा, ब्रेन भी बढ़ते जाएगा, हमें विकास हो जाएगा, बुद्धि विकास हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर पीरियड जो भी बंदा को सामने आता है तो दे विल ट्राई टू इमिटेट, दे विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। तो ये पता चल गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट हीरो कौन है? एक बच्चा का टीचर है। तो स्कूल इम्पैक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी बच्चा को पकड़ के देखो, यार बड़े होने के बाद क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर बनूंगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। थोड़ा बड़ा होने के बाद कुछ और बोलता होगा, बट लेकिन पहले पहले तो टीचर का नाम लेता है। क्यों? क्योंकि टीचर विल बी फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट हीरो टू द चाइल्ड। अगर वो मॉडल, वो हीरो अगर ठीक ठाक समझाए, ठीक ठाक पढ़ाए, ठीक ठाक एक अच्छा एग्जाम्पल बने, तो नेचुरली ये बच्चा का भविष्य ठीक ठाक रहेगा। सो देयरफॉर आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट दैट। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी ऑडियंस, अगर आपके कोई सवाल हैं आप ज़रूर पूछिए, और वक्त अब चूँकि कम है तो प्रिसाइजली अपने क्वेश्चन को करिए। बिल्कुल, बताइए। सर, आई हैव अ क्वेश्चन विद यू। सर, एक्चुअली अगर मतलब किसी बच्चे के ऊपर है वो क्वेश्चन, लाइक अगर वो दो तरह से बिहेव करे, लाइक ही डजंट नो कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, बट सबके सामने ही और शी इज़ बिहेविंग लाइक शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट और ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, बट इंटरनली वो नहीं है, एंड शी इज़ नेवर एक्सप्लेनिंग हरसेल्फ टू हर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को, सिंस उसने देखा है अपने पेरेंट्स को घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए एंड ऑल, सो उसने कभी अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस नहीं किया। सो लाइक ये चाइल्ड के ऊपर और पेरेंट के ऊपर, दोनों के ऊपर किस तरह से लाइक प्रभाव डाल सकता है ये चीज़? नहीं, आप जो बता रहे हैं इट्स अ वेरी कॉमन इश्यू, एंड बेसिकली वो ग्रोइंग एज, स्पेशली टीनेज बच्चों में ये काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। इमोशनल हो सकता है कि कभी कभी इम्पल्सिविटी देखने को मिलता है, और आप एक वेलविशर हैं, वो बच्चा का, वो इंडिविजुअल का, तो आपका रोल क्या है और फैमिली का रोल क्या है मैं बताते हैं। एक्चुअली आपका रोल ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लिसन टू देम, एक मौका दे दो सुनने के लिए। अब सुनो पहले क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा है, क्या हुआ, ये वाला सबसे पहले। That's okay, but it's their right to not to explain, but it is your right to know what they want to say. So therefore आपकी तरफ से एक कोशिश तो जारी रहना चाहिए till you succeed. बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी वो बैरियर्स तोड़ने पड़ेंगे, और वो बच्चे की हिच हटाने के लिए वो कंफर्टेबल जोन देना पड़ेगा कि बच्चा आपसे कुछ भी शेयर कर। Suppose if you make the child comfortable, probably the child will speak, child will say something first word, and then simultaneously आपको पेरेंट्स को भी सब मदद करना पड़ेगा। तो उनका भी कुछ सुनना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा, उनका दृष्टि में भी लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अगर कुछ असेसमेंट का ज़रूरत है, हेल्प का ज़रूरत है, डेफिनेटली यू शुड
extend your helping hand. आई वांट टू ऐड दिस कि एक जो गैप बनता जा रहा है बच्चे और पेरेंट के बीच में, वो इस वजह से भी है क्योंकि पेरेंट कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अभी ये घूमना फिरना बाद में करिए, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो उससे भी बच्चे पे प्रेशर थोड़ा बहुत कि आई मीन अगर को करिकुलर एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो वो आपके पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ने से आप आगे बढ़ सकते हो, साथ साथ में वो चीज़ें भी करनी। और दूसरा मेरा एक पॉइंट आपसे था कि आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया से थोड़ा इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को, बट मेरा ये मानना है कि अभी जो हमारी जनरेशन आती जा रही है तो यूथ को हम देखते हैं कि वो सिर्फ इंटरनेट से या सोशल मीडिया इसी सब से सराउंडेड है। आप बताइए। I want to add one thing. I think the crux of these topics like increasing parenting issues is comparison. When we compare our kids like कि हम उनकी बेटी तो ये कर गई, उनका बेटा तो ये कर गया, गुप्ता जी का बेटा ये कर गया, उनकी बेटी ऐसे कर गई, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप गैप बढ़ा देता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में। व्हाट आर योर ओपिनियंस? आई वांट टू आस्क अनुराधा मैम। डेफिनेटली आपका जो बात सही है, आप क्रिटिकल कमेंट्स करना नहीं चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें उठाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैम आप बताइए आपका क्या मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा बच्चों में चल रहा है, मतलब पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मैं इतने लेवल पे हूँ, मैं इतने लेवल पे हूँ, तो बच्चा चाहता है कि वो पूरे टाइम बस ऑनलाइन गेमिंग ही खेलना चाहे। जैसे मेरा बेटा है, उसका तो पूरा ड्रीम ही ये है कि मुझे ऑनलाइन गेमर ही बनना है, उसका पूरा फोकस वही रहता है, जबकि वो स्टडीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा है, फिर उसके रिजल्ट्स भी आते हैं कि उसका बिहेवियर इशू हो रहा है क्योंकि आप हमसे मना करते हैं कि आप नहीं खेलोगे उससे, लेकिन यह है कि मेरा ड्रीम यही है कि मुझे इतना लेवल पार करना है, तो उसे ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उससे और भी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो रहा है और एंगर भी इतना ज़्यादा करता है, गुस्सा करता है सबके ऊपर। सर ऐसे तो में उसका इसमें थोड़ा सा कि बच्चों को कई बार ना, जैसे ये इश्यूज शायद मेरे साथ भी है, बच्चे एक ड्रीम बना ले रहे हैं, बच्चों को ये फ़र्क कि सही और गलत का फ़र्क समझाना तो माँ बाप की जिम्मेदारी है एक माली की तरह। जैसे मैंने कहा था कि बाग में अगर आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे पेड़ पौधों को तो वो बाग जंगल बन जाएगा, तो बच्चों की प्रॉपर समय समय पे ट्रिमिंग होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि बच्चे को ड्रीम को आप चेज करने दीजिए, उन्हें उन्मुक्त आकाश दीजिए, लेकिन वहीं पर आपको एक माली की भूमिका भी अदा करनी है, एक चीज़ कुम्हार भी बनना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कहते कि आप खेलो मत, आप देखो मत, आप कंप्यूटर यूज मत करो, ऐसा कहना नहीं चाहिए और कहते भी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ मच यू यूज एंड व्हाट इज द कंटेंट, हाउ यू रेगुलेट योर ओन कंट्रोल ओवर दैट। मतलब बेसिकली ये जो गैडगेट है आपका हाथ में रहना चाहिए, बट लेकिन हालत ऐसा हो रहा है कि गैडगेट का हाथ में आप हो रहा है, तो ये कंट्रोल से बढ़कर है। तो देयरफॉर आपको बच्चा को ऐसा बताना चाहिए, आपको बेटा आपको इसी में कुछ आपका प्रोफेशन बनाना चाहते हैं बनाओ, बट एट द सेम टाइम आपको ये सिस्टम का भी समझना चाहिए। सभी लोग 10th क्लास पास होना चाहिए, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, डिग्री करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ प्रोफेशन बनेगा। आप 8वीं क्लास में आप इंटरनेट गेमर नहीं बन सकते। बिल्कुल, तो ये वाला आप समझाना चाहिए बच्चा को। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट ऐसा है कि हम ये बच्चा को हेल्प करना चाहिए। और आजकल आप तो नेगेटिव चीज़ बताया, मैं तो मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी है। ये जो गैडगेट्स का, उसमें टाइमर होता है, उसमें रिमाइंडर्स होता है, उसके बाद कंटेंट एवेल्युएट करके अच्छा रिपोर्ट आ जाता है, कितने देर आप गेमिंग किया, कितने देर आप चैट किया, कितने देर टेलीफोन पे बात किया, ये सारे चीज़ भी आ जाता है। सो वी शुड हेल्प द चाइल्ड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ताकि वो खुद सेल्फ असेसमेंट करे, सेल्फ सुपरवाइज करें। बिल्कुल, यानी कि एक सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चिंता है ये बच्चे को खुद की भी होनी चाहिए कि हम कैसे खुद को रेगुलेट करें, और सही गलत का फ़र्क तो देखिए हमें बताना ही पड़ेगा। मैम आपका सवाल था, इसमें थोड़ा मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। यस मैम। ये जो एज है ना, टीनेज, इसमें ना ड्राइव ज़्यादा है, कंट्रोल कम है इनके अंदर। तो टीनेज में कोई भी चीज़ जो अच्छी लग रही है वो हद से ज़्यादा उसके ऊपर चले जाएंगे। इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर गेमिंग अच्छा लग रहा है तो हम गेम खेलते रहेंगे, हमें और कुछ नहीं सूझेगा। कोई एडवेंचर एक्टिविटी अब अच्छी लग गई तो हम उस पर हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। तो उनको वो कंट्रोल आता नहीं है, बिकॉज उनका ब्रेन अभी उसी तरह से वायर्ड है। तो पेरेंट का यहाँ रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी चीज़ के लिए आपको मना नहीं किया जाएगा। आज के डेट में हम किसी बच्चे को बोल ही नहीं सकते हैं कि आप गैजेट से दूर रहो,
करना है, लेकिन हर चीज़ की अपनी बाउंड्री है जो हमें सेट करने की ज़रूरत है। कितनी देर, कब तक, और जैसे कि डॉक्टर ओम साई ने बोला कि गैजेट्स में रिमाइंडर्स हैं और चीज़ें हैं, तो हम उसको यूज़ करके और उनके अंदर एक कंट्रोल की हैबिट को बनाने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम मेरा मानना ऐसा है कि ज़्यादातर मॉडलिंग जो होता है ना, माँ बाप फ़ोन पे रहते हैं और बोलते रहे बेटा फ़ोन देखना नहीं, पढ़ाई करो, ये कैसे हो सकता है? हाउ यू विल एक्सेप्ट दिस? अगर आपको बच्चा को मना कर रहा है तो आप भी थोड़ा बाजू में रखो मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए। फैमिली के कुछ रिचुअल्स होने चाहिए कि हमने खाना इकट्ठे खाना है, उस टाइम पे कोई जना अपना गैजेट लेके नहीं बैठेगा। सुबह के टाइम पे हमने ये करना है। कुछ ऐसे फैमिली के अपने इंडिविजुअल रिचुअल्स होने चाहिए। आपको टाइम दिया जाएगा, गैजेट का टाइम दिया जाएगा, आपको गेमिंग का टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं। हम वो साथ साथ में बैलेंस करते हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलके करता हूँ, और बैठ के साथ में करते हैं। तो वो हैंड होल्डिंग कनेक्शन के साथ में उनको बाउंड्री भी बता दी और उनको ये भी बता दिया कि बाकी चीज़ें भी साथ साथ में ग्रूम करनी ज़रूरी है। तो उससे बैलेंस होने के पूरे चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल। मेरा बेटा अभी 10th पास कर चुका है और नाउ ही इज़ इन 11th। बट हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं, जैसे मैम ने बोला प्रेशर, डेफिनेटली प्रेशर है। अब ये आज के टाइम में कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, जनरल होते हैं कि पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, बट अब धीरे धीरे लग रहा है कि कहीं कहीं पेरेंट्स उल्टा प्रेशर हम पेरेंट्स पे आ जा रहा है। डेफिनेटली होता है ये जनरेशन गैप, जैसे बच्चे ने कहा कि डिजिटलाइजेशन होना। सम टाइम क्या होता है, धीरे धीरे कोविड के बाद से या जो स्क्रीन टाइम हम लोगों ने दिया, तो अब बच्चे उसके यूज टू हो चुके हैं। प्रॉब्लम अब यहाँ आ रही है कि डेफिनेटली टाइमर, पासवर्ड या जो भी चीज़ प्रिकॉशन हम लगा के कर देंगे, बट उनके साथ क्या होता है कि एक तरीके से बच्चे को हर चीज़ हमने प्लेट में सर्व करके दे दिया, बट एट द सेम टाइम हमें उनको स्ट्रगल भी तो करना सिखाना है। हर चीज़ पे जब तक आप उनके साथ हाँ में यहाँ कर, हमेशा नहीं होता कि उनकी चीज़ डिमांड सही है। हर जगह उन्होंने बोला और एट अ टाइम हमने उनको बी ए पेरेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा दुखी ना हो, हम उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। आज के टाइम में फ्रेंडशिप और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब हो गया है सर कि बच्चों की डिमांड पूरी करो। हम लोग ऑलरेडी काउंसलिंग करते थे पेरेंट्स और स्कूल में भी, तो उन्होंने बोलता है काउंसलिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। उसमें क्या करना है, बच्चे को शॉपिंग पे ले जाओ, बच्चे को मूवी पे, हाँ मूवी पे ले जाओ। हमारे साथ ये हुआ, तो हम लोग बोल रहे हम कि यानी कि आप अगेन हमें बोल रहे हैं कि बच्चा जिस समय जो डिमांड कर रहा है आप उसको हैंड में देते जाओ। बिल्कुल नहीं देना और जब तक हमने मना कर दिया वहाँ पे रिपल्सिव हो गया। इसमें एक करेक्शन है मैडम, एक्चुअली क्या है ना, क्वालिटी टाइम का डेफिनेशन ये जो अभी बात किया वो थोड़ा दोबारा अब समझना चाहिए। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली चीज़ समझना चाहिए कि बच्चा जो भी डिमांड कर रहा है सारे चीज़ नहीं देना है। जो आपको लगता है देना है तो वो दे दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं देना है तो बिल्कुल नो, और बिग नो, एन वो कह दिया तो कह दिया तो कह दिया। अगर आपने नो के साथ में लॉजिक दिया, हाँ, तो दे विल एक्सेप्ट इट, तो दे एक्सेप्ट इट। क्योंकि आप उनको, आप अगर टीनेज के साथ में आप समझे कि टीनेज अपने आप को सबसे बड़े ज्ञानी मानते हैं, तो आप उनको बोलो कि तुम्हें तो सब पता है, तो पढ़ो आप उसके बारे में, समझ लो। और एक दूसरी चीज की गूगल और सब कुछ स्क्रीन या रील्स या पॉडकास्ट आजकल नया चल रहा है, उसको सीख के लगता है बच्चों ने कि हमने सब कुछ, हमें तो सारा ज्ञान पता हो गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की रीडिंग हैबिट छूट गई, बच्चों की राइटिंग हैबिट छूट गई। और जब पेरेंट्स अगर इस चीज़ को जाके बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट हो रहा है वो किसी सर्टिफाइड कंपनी सर्टिफाइड किया कि किसी बंदे ने का चैनल है और वो जो किसी के बारे में बता रहा है वो सच है। अब यहाँ पे पेरेंट्स की डिमांड होती है कि नहीं बेटा जरूरी नहीं है कि ये सच है, क्योंकि हमने तो किताब में जो पढ़ा है। बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आपने गलत पढ़ा था, ये सही है। ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, इस स्पीड का प्रॉब्लम है, इस जनरेशन का प्रॉब्लम है। हम ही खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। आप ये मोबाइल फोन किसको चाहिए था? हमें तो चाहिए था। लैपटॉप किसको चाहिए था? हमें तो चाहिए था। सो हम ही लोग रेस्पॉन्सिबल है, बट लेकिन जो वी ओनली प्रोवाइडेड, वी ओनली इन्वेंटेड, सो देयरफॉर जो अपने पास है उसको सही तरीका से यूज करना भी सीखना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू टीच देम। हाँ जी, बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन। यस, मेरा नाम सिद्धांत सिंह है और मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा पास रखिए, मेरा एक सवाल था कि आजकल जो जैसे बोला जाता है कि पेरेंट्स जो है वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं रहती उसके पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर बच्चे स्कोर ना करें
और उनकी नौकरी ना लगे, तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को एक एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि मैंने इस पे इतना खर्चा करा और ये, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो क्या वो इस मानसिकता से अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक सही है? और सही नहीं है। और दूसरी बात सही नहीं है, वेरी सिंपल। और दूसरी बात, पेरेंट्स की जो इनकम होती है उसके आधा बच्चों की फीस में जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो देखेंगे कि हम अपना खर्चा काट के इनको इतना पढ़ा रहे हैं, हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मूवीज़ देखने पे 18% GST लगा रखा है और बच्चों की पढ़ाई पे भी 18% GST है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि मूवी देखना और बच्चों का पढ़ना दोनों सेम है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा समाज ही पढ़ाई के खिलाफ है। तो इसको तो प्रॉब्लम आपके पास जवाब भी है, आप स्टेटमेंट भी कर रहे हैं। सो देयरफॉर एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल, नंबर 1। और दूसरी चीज ऐसा है ना, अपने को बेसिकली फॉल्ट फाइंडिंग डिफिकल्ट है। लेट अस नॉट गो इनटू दैट। एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। और एक्चुअली पेरेंट्स को, जो आपने बताया कि पेरेंट्स को जो सैलरी जो आता है 25% 50% पढ़ाई में जा रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा कौन पढ़ाने के लिए कह रहा है? आजकल एवरी चाइल्ड कैन गो टू द स्कूल एंड एवरी चाइल्ड कैन गेट एजुकेटेड। सर बट सरकारी स्कूल की दिल्ली में तो ठीक है, लेकिन और जगह कोई पेरेंट्स नहीं भेजना चाहेगा। उसमें 4 कमरे और उसमें से 3 खराब है और एक कमरा चल रहा है, ऊपर से छत टपक रही है, टीचर आते नहीं है। तो कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसे सरकारी स्कूल में जाए। वो सब चाहते हैं कि वो उनका बेटा तो देयरफॉर द आंसर इज ओनली बीच का रास्ता ले लो। बिल्कुल। बीच का रास्ता क्या होता है? अगर मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है, कैन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बाइंग एन ऑडी? नो, आई कैन नॉट। तो 10 लाख में जो होता है वही खरीदने के लिए मैं सोचना चाहिए, मेरा ड्रीम रहना चाहिए। अगर एक ओवर एक्सपेक्टेशंस है और इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय ड्रीम्स, देन आई लैंड अप इन ट्रबल, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, सक्सेस के पीछे भागना सिखाना नहीं चाहिए बच्चों को, सेटिस्फैक्शन के पीछे भागने के लिए सिखाना चाहिए। जो काम करेगा तो आपको संतुष्टि मिलेगा, वो करो, वो सिखाओ, ऑटोमेटिकली लाइफ विल बी हैप्पियर। काबिलियत के ऊपर काम करो, सक्सेस पीछे दौड़ के आएगी, अपने आप आ जाएगा। ये सिखाइए। लास्ट टेक, अनुराधा जी, लास्ट टेक। यस, सो देयर वाज वन क्वेश्चन सेइंग क्वालिटी टाइम की बात है। आई थिंक आई विल टेल यू, देयर इज अ रिसर्च जो बताता है कि एवरेज पेरेंट 7 मिनट भी अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता है। ओके, तो ये रिसर्च कहती है। तो अगेन क्वालिटी टाइम का मतलब बिल्कुल अपने आप को 100% वहाँ दीजिए। और ये भी रिसर्च बताता है कि अगर इसको आप 15 डेज बिल्कुल करते हैं, यू विल फाइंड कि बच्चा खुलना शुरू हो गया और आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। कनेक्शन हो जाएगा, करेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। सो कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर नोट के साथ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपको सक्सेस नहीं सेटिस्फाइड होना है, और जैसा कि मैम ने कहा कि काबिलियत अगर होगी तो सक्सेस अपने आप आएगी, सक्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैम ने भी बहुत ही सुंदर नोट के साथ एक क्लोजिंग रिमार्क दिया, बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा यूनिक है, स्पेशल है, बाग का खिला हुआ वो फूल है जिसकी अपनी सुगंध है, अपनी एक अलग क्वालिटी है, एक अलग खूबसूरती है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपकी भी एक जिम्मेदारी है। तो बच्चे को कैसे नर्चर करना है, आपको अपनी उस जिम्मेदारी के एहसास को समझते हुए और बच्चे की भावनाओं को समझते हुए, मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो एक बैलेंस, समझदारी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशंस, और जब भी ज़रूरत हो काउंसलिंग की तो उससे ना हिचके, क्योंकि कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप काउंसलिंग में ज़रूर जाए। गवर्नमेंट की भी एक टेली मानस करके एक काउंसलिंग ऐप है जिससे सरकार आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग भी मुहैया कराती है। तो इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें, लाभ उठाएं। मैं समझती हूँ कि सेशन के बाद बहुत सारे जो आपकी उलझनें हैं वो सुलझी होंगी। सरोकार में किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त। और इस एपिसोड को आप सनसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए इस एपिसोड में अपनी खास विशेषज्ञ चर्चा के साथ, और आप ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
मजदूरों की जरूरत थी। पांडुरंग खानखोजे मजदूरों के साथ पानी वाले जहाज से अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने होटल में बर्तन धोने, वेटर का काम करने और अस्पताल में सहायक का काम किया। इन कार्यों से मिले पैसों से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में कृषि की पढ़ाई की। 1910 में उन्हें कृषि विषय पर ही डॉक्टर की उपाधि मिली। अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष के लिए उन्होंने माउंट टैमालपैस सैन्य अकादमी में हथियार चलाने का पूरा प्रशिक्षण लिया। इनके अमेरिका पहुंचने का मूल उद्देश्य दरअसल यही था। खानखोजे पंडित कांशीराम और सोहन सिंह बखाना को साथ लेकर स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लाला हरदयाल से मिले। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का प्रहार विभाग खानखोजे के हाथ में था, जो क्रांतिकारियों को बम बनाने और पिस्तौल चलाने आदि का प्रशिक्षण देता था। पहला विश्व युद्ध शुरू होते ही अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी गुटों से सहयोग करने लगे। गदर के कार्यकर्ता ब्रिटिश सेना में असंतोष फैलाने लगे। गदर को जर्मनी और तुर्की से सहयोग मिला, जिसे अंग्रेजों ने हिंदू जर्मन षड्यंत्र नाम दिया। जर्मन सेना मध्य एशिया से भारत की तरफ बढ़ने लगी। जर्मन सेना के लीडर विलहेल्म वासमस से मिलकर खानखोजे ने एक फौज तैयार की ताकि बलूचिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुआ जा सके। खानखोजे की अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में उन्हें गंभीर चोट भी आई। बगदाद और बुखारा में उन्होंने अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जगह जगह पुस्तकें और पर्चे बांटे। वस्त में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। वे घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ दिन के बाद वे ठीक हुए तो शिवाजी के जेल से भागने की घटना और सावरकर के समुद्र में कूदने की घटना को याद कर खानखोजे ने जान पर खेलकर अंग्रेजों के जाल को किसी तरह से काट दिया और भाग निकले। यह एक बड़ी घटना थी जिससे ब्रिटिश शासन व्यवस्था हिल गई। इस बीच अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में गदर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। 1916 से 1919 तक खानखोजे ईरानी सेना में भर्ती होकर अंग्रेजी सेना से लड़ते रहे। खानखोजे पेरिस जाकर मैडम भीकाजी कामा से भी मिले, मगर मास्को में लेनिन से उनकी भेंट बेनतीजा रही। 1924 में खानखोजे मैक्सिको के लिए रवाना हो गए। मैक्सिको में खानखोजे के पेट पर बनाई। पेट भरने के लिए उन्होंने सब्जियों की खेती शुरू की। अपनी प्रतिभा के कारण डॉक्टर खानखोजे चैपिंगो में राष्ट्रीय कृषि स्कूल में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने मक्का की अधिक उपज वाली किस्में तैयार की और सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल तैयार करने पर अध्ययन किया। उनके प्रयासों ने मैक्सिको में हरित क्रांति की नींव रखी, जिसका नेतृत्व हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर नॉर्मन कर रहे थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कर रहे वैज्ञानिकों को भी खानखोजे के शोध का सहारा मिला। टीना मोडिटी की खींची गई तस्वीरों और भित्ति चित्रकार रिवेरा की बनाई गई पेंटिंगों के कारण ने खानखोजे और उनके शोध को बहुत प्रसिद्धि दिला दी। भित्ति चित्र में खानखोजे एक मेज के चारों ओर बैठे लोगों के साथ रोटी तोड़ते हुए दिखाए गए थे। इसका शीर्षक था हमारी प्रतिदिन की रोटी, यानी आवर डेली ब्रेड। सन 1947 में भारत को आजादी मिली। स्वतंत्रता के बाद से पत्नी जेन और दो बेटियां सावित्री और माया के साथ वो भारत वापस आ गए। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में दर्शन और धर्म का अध्ययन भी किया। 22 जनवरी सन 1967 में 81 साल में डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे का निधन हो गया। उनका जीवन असाधारण था, जो शुरू तो हुआ अंग्रेजों से लड़ने वाले एक क्रांतिकारी के रूप में, लेकिन अंत हुआ एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में जिसने विदेशी जमीन पर लाखों लोगों की थाली में रोटी रख दी।